बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। मैं हूं आपका होस्ट अजीम राना और शहर बानो। आप सेल्फी ले रही थी और सेल्फी लेते लेते हम लोग प्रोग्राम में ये सेल्फी लेने का मकसद मेरा ये नहीं था कि मैं प्रोग्राम के अंदर सेल्फी लूं। ये सेल्फी के पीछे कहानी कुछ और है अजीम। कहानी जो भी हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप सेल्फी लेते हुए इतना मगन हो जाती, इतना खो जाती हैं कि आपको इर्द गिर्द कोई होश नहीं रहती वैसे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। नहीं, ऐसा भी नहीं है, ऐसा तो होता है, लेकिन कुछ ऐसे सेल्फी के पोजेज हैं जो कि होते ही रहते हैं। मतलब जब भी आप सेल्फी के लिए तैयार हो तो कुछ लोगों के फेस में पाउट बन जाता है, कुछ लोग ऐसे कर लेते हैं, कुछ लोग अपने डिफरेंट स्टाइल्स बनाते हैं। आपका ये कहना है कि कुछ पोजेस सेल्फी लेते वक्त इतने जरूरी होते हैं कि आपको इग्नोर करना पड़ता है इर्द गिर्द क्या हो रहा है। हाँ, और कुछ लोग थम्स इंप्रेशन, कुछ लोग थम्स अप करते हैं, कुछ लोग थम्स डाउन करते हैं। मोस्टली हमने देखा है कि लोग इसे विक्ट्री का निशान बनाते हैं सेल्फी में और साथ पाउट बनाते हैं। तो इससे रिलेटेड एक बड़ी डिफरेंट सी तहकीक सामने आई है। तो मैं सेल्फी आज इसलिए ले रही थी कि मैं बताऊं कि सेल्फी तो हम लेते हैं, शौक भी बहुत है, लेनी भी चाहिए, लेकिन इससे आपकी शनाख्त के बारे में पता लग सकता है, आपका डेटा चोरी हो सकता है। जब हम ऐसे करके सेल्फी लेते हैं उससे हमारा डेटा चोरी हो सकता है, क्योंकि हमारे जो फिंगरप्रिंट्स है ना वो और हमारी आईज, इसके थ्रू हमारा डेटा वो ले सकते हैं हैकर्स, और पता लग सकता है कि हमारा एड्रेस क्या है, हमारा अकाउंट क्या है, अकाउंट आपकी लोकेशन बिल्कुल शेयर लोकेशन क्या है। आपने सही बताया कि ये इतना सेंसिटिव मैटर है कि इससे आपकी सारी आइडेंटिटी चोरी होने का जो सिलसिला है वो हो सकता है। और दूसरा, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ये भी बताते हैं कि जी जब आप सेल्फी लेते हैं और सेल्फी लेते वक्त अगर आपकी ये फिंगरप्रिंट्स नुमाया हैं, आपकी आंखें क्लियर हैं, तो ऑब्वियसली आपकी आइडेंटिटी चोरी हो सकती है। उंगलियों को स्कैन किया जा सकता है। बाकी अब जैसे हम देखते हैं कि ऑफिस में भी अक्सर जब अटेंडेंस की बात आती है तो मैंने तो वैसे भी फिंगर की अटेंडेंस लगाई हुई है, तो मोस्टली लोग अब थम्स की जगह फिंगर्स ही यूज करते हैं। तो उससे आपका, हमने देखा है कि इंटरनेशनली भी ये दो फिंगर्स जो है इनसे आपका डेटा लिया जाता है, जैसे कि दिखा भी रहे हैं। तो इससे और आपकी आईज से, जैसे अगर हम अपने मोबाइल की ही बात कर लें अजीम, तो मेरा मोबाइल जो आईफोन है, एंड्रॉइड में भी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं एंड्रॉइड फ़ोन में भी, लेकिन मैं वो यूज़ नहीं करती, मुझे उसके बारे में पता नहीं है। फेस लॉक वो आईज को डिटेक्ट करता है, पूरे चेहरे को वो स्कैन करता है, और लेकिन आप आईज बंद कर दें वो अनलॉक नहीं होता। ऐसा ही है ना? वैसे कुछ अनलॉक हो जाते हैं बंद आंखों से, वो सिर्फ चेहरे को रीड कर लेते हैं। लेकिन बहरहाल ये स्टोरी बताने का मकसद ये है कि जी जहाँ पे हम लोग आए दिन साइबर सिक्योरिटी के हवाले से अपने प्रोग्राम में भी इस मौजू पर बात करते रहते हैं, वहाँ अपने नाजरीन को होशियार करना भी ज़रूरी है कि साइबर एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि ज़्यादा तस्वीरें खींचना, उनको अपलोड करना और हर पोस्ट से जिसमें आपके चेहरे की हर डायरेक्शन आ रही हो वो किस तरह से डेंजरस हो सकता है। तो ये काम करते वक्त आप बड़ी ही एहतियात बरता करें। साथ साथ हम जो कोशिश करते हैं, हम HD पिक्चर होनी चाहिए हमारी, है ना, और हम कहते हैं कि उसकी रेजोल्यूशन जो है वो ख़राब नहीं होनी चाहिए। आप जो अपनी तस्वीरें अपलोड करते हैं कोशिश किया करें कि वो HD में करें। वैसे हमें होता है कि हम अपनी प्रोफाइल पे HD पिक्चर्स लगाएं, पोर्ट्रेट्स लगाएं, मत करें, थोड़ी सी ब्लर करें ताकि आपकी आईज और आपके फिंगर से आपकी फिंगरप्रिंट्स जो है वो डिटेक्ट ना हो। अच्छा शहरबानो, मैं ना इस बारे में सोच रहा था, हम लोग कल भी क्योंकि हमारा टॉपिक था इस पे बात कर रहे थे हम लोग, जब हम लोग डीप वीडियो की बात कर रहे थे, उसकी डीप फेक वीडियोस की बात कर रहे थे, मैं सोच रहा था इस बारे में। अब जाहिर है सोशल मीडिया का दौर है, हम लोग आइसोलेशन में भी नहीं रह सकते, ये बात करना बड़ा ही पुरानी जहनियत एक लगेगी कि जी आप तस्वीरें ना खींचें या अपलोड ना करें। अब आज का दौर है जी, सबको हालात के हिसाब से चलना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से अगर आप अपनी प्रोफाइल को जितना प्राइवेट रखें, अपने सिर्फ जानने वाले लोगों को उसमें ऐड करें, अपना एक सेफ बायो सर्कल बनाएं अगर आप, तो मेरे ख्याल से उसके अंदर फिर आप जितनी भी एक्टिविटीज अपनी पोस्ट करेंगे, अपडेट करेंगे, उनके थेफ्ट होने का खदशा जो है वो कम हो जाता है। और अगर आप अपनी प्रोफाइल को जितना पब्लिक रखेंगे, गैर जरूरी लोगों को ऐड करेंगे, तो फिर ऑब्वियसली आप ज्यादा रिस्क पर आ जाएंगे। ये तो हो गया, रिस्क पर आ जाएंगे, फिर भी अपना ख्याल रखें। तो इससे मिलती जुलती खबर जो है वो आप तक पहुंचाते हैं। वो ये कि अमेरिका से ये खबर है जहाँ दुनिया का सबसे बड़ा 3D प्रिंटर तैयार किया गया है। 96 फीट लंबे और 32 फीट चौड़े इस प्रिंटर को फैक्ट्री ऑफ द फ्यूचर का नाम दिया गया है। और ये 3D प्रिंटर 80 घंटे में एक पूरा घर प्रिंट या तामीर कर सकता है। और इसके साथ साथ ये प्रिंटर आप दोज और फौजी गाड़ियों पर भी प्रिंट कर सकता है। ये आप फुटेज भी देख सकते हैं, हम अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं किस तरह से ये प्रिंटर काम करता है। 3D प्रिंटर है और ये रोबोटिक ऑपरेशंस के लिए इसमें सेंसर्स लगाए गए हैं। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को ये इस्तेमाल करता है। इस मशीन के जरिए प्रिंट की जाने वाली हर चीज़ रिसाइकलेबल होगी और इस प्रिंटर की तैयारी में लगभग 5 साल का अरसा लगा है। और माहिरीन ये तवक्को कर रहे हैं कि मुस्तकबिल में इसको मुकम्मल आबादियाँ बसाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा, क्योंकि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होगा, आपकी टाइम की बचत होगी, कॉस्ट की बचत होगी। ये जो वीडियो हम देख रहे हैं बिल्कुल ऐसे नहीं लग रहा है जैसे कि मैजिक हो रहा है।
हाँ जी, बिल्कुल, सेकंड्स वो में print वो कर रहा है ना चीज़ जो है वो बनकर आपके सामने आ गया, इतना फास्ट वर्क कर रहा है ये। और मुझे लगता है कि अब जैसे कि वो बड़ी नॉर्मल लैंग्वेज में जब सवाल का कोई जवाब नहीं रहता और किसी चीज़ का कोई जवाब नहीं रहता, तो हम सादे जो लोग हैं हम कहते हैं लो जी क़यामत आना लीजिए। एआई जो है ना ये क़यामत ही है, क़यामत आना मतलब हद है, इतनी आगे जा रही है कि हम जैसे लोग बड़े मकान बनाना शुरू हो गए। हाँ, बड़े मकान प्रिंटर बनाने लग पे ने और आप दोस्त कितने प्रिंट हो लग पे ने मिनटा सेकंड बिल्कुल जी। मिनट 1 मिनट और इतने सेकंड में ही आप ये चीजें बना सकते हैं। 80 घंटे में पूरा घर। लेकिन आप देखें ना ये सहूलत कितनी बड़ी है, आप ये देखो सहूलत कितनी बड़ी है। अगर ये प्रिंटर आम हो जाए, मतलब हर मुल्क में दस्तयाब हो आराम से, तो कोई भी शख्स जो है वो होमलेस नहीं रह सकता मेरे ख्याल से। घर बनवाने का पैसे कम लगेंगे, मजदूरी और ये वो, लेकिन मजदूर क्या करेंगे, बहुत इशू है इससे, बहुत नुकसानात भी हैं साथ। खैर मजदूर फिर इस प्रिंटर को चलाना सीखेंगे ना। यस, ये भी अच्छी बात है। टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती है तो आपकी स्किल्स भी इवॉल्व होती है। मैं कहती अजीम, हम वो जनरेशन है जो टेक्नोलॉजी से दोस्ती रखते हैं, हम फ्रेंडली हैं, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली कह सकते हैं आप, कि हम चीज़ों को आसानी से ले लेते हैं। लेकिन ये एआई जो कुछ करेगी ना, हमें भी सोचना पड़ रहा है कि मतलब इज इट रियल। बिल्कुल शहरबानो, और जैसे आपने बात की ना कि हम लोग टेक्नोलॉजी फ्रेंड होते जा रहे हैं, मतलब टेक्नोलॉजी के साथ ज़्यादा फेमिलियर हैं, तो मेरे ख्याल से अगर हम सियासत की बात करें तो मौलाना फजलुर रहमान कुछ फ्रेंडली मूड में नज़र नहीं आ रहे हैं मैं आजकल। तो कल उन्होंने तकरीर की है बड़ी धुआंधार, और इसी हवाले से आपको ये भी बताते जाएं कि माजी के जो दोस्त थे अब वो हरीफ बनते नज़र आते हैं, और जो हरीफ थे वो हलीफ बनते नजर आते हैं। तो कौमी असम्बली में खिताब किया, हुकूमती इत्तेहाद के मैंडेट पर उन्होंने कई सवालात उठाए, तहरीक इंसाफ के मुतादिद मुतालबात की हिमायत की, नून लीग और पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार छोड़कर अवाम में जाने का मशवरा दिया मौलाना ने, और पेशावर से मिलियन मार्च का ऐलान करते हुए ये खबरदार किया कि अगर किसी ने मिलियन मार्च को रोकने की कोशिश की तो वो अपने लिए मुसीबत को दावत देगा। दूसरी जानिब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमा साहबजादा हामिद रजा ने बानी पीटीआई को तहरीक इंसाफ मिलने तक इंसाफ मिलने तक, मैं तहरीक इंसाफ मिलने तक तहरीक इंसाफ को असम्बलियों से इस्तीफा देने का मशवरा दे दिया है। तो इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं। बिल्कुल, हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज़कियाकार हैं राना मुबश्शिर साहब। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग जी, आप लोग कैसे हैं? खैरियत से हैं? क़यामत वाकई आना ये राना साहब ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। खुशी होती है हमें कि आप हमारा प्रोग्राम देखते हुए आते हैं। तो ये हामिद रजा साहब जो कह रहे हैं कि पीटीआई को असम्बलियाँ तोड़ देनी चाहिए और इस्तीफे दे देने चाहिए, तो ये मशवरा जो दे रहे हैं, क्या समझते हैं कितना दुरुस्त है? दोबारा से पीटीआई वो गलती दोहराने नहीं जा रही जो एक दफा कर चुकी है? अच्छा, देयर आर टू एंगल्स ऑफ लुकिंग एट इट जी। वन है कि देखें, वाकई एक तो बात ठीक है कि पीटीआई वालों ने पहले गलतियां की हैं, और मैं बार बार इस चीज को रिपीट करता हूँ, अच्छा नहीं लगता, लेकिन देन अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो 17 सीटों के साथ नेशनल असेंबली में बैठ सकती थी तो पीटीआई भी बैठ सकती थी नो कॉन्फ्रेंस के बाद, जो कि उन्होंने नहीं। सो दैट वाज अ ब्लंडर, आई वुड से, नॉट अ मिस्टेक, अ ब्लंडर। अब जो दोबारा अगर ये लोग जा रहे हैं और इस तरफ जा रहे हैं कि जनाब हम लोग असेंबलियां तो बाहर निकल जावांगे, रसी जनाब अते लग पता जाएगा सारियां नू, तो वो अगर इस किस्म का एटीट्यूड होगा तो ठीक है, फिर उसपे तो एक ही चीज रह जाती है बाकी, जिसपे मैं बार बार कहता हूँ ये सिस्टम नहीं चलना, ये सिस्टम गोल हो जाएगा। फिर तो ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है, इसको आप एक बंद गली की तरफ जाते हुए देख सकते हैं। तो अगर ये बंद गली की तरफ जाता है तो ये हमारे लिए नुकसानदेह है, आपके लिए नुकसानदेह है। वी पीपल हैड बीन फाइटिंग फॉर दिस सिस्टम। अगर हम सिस्टम के लिए लड़ते मरते रहे हैं इतना अरसा, इतनी दिहाइयों से, तो अगर पॉलिटिशियंस हमें फेल कर देंगे तो फिर ਅਸੀਂ किथे जावांगे? Exactly. ठीक है, तो वो दिस इज लाइक अ सिचुएशन, दिस इज अ रियल सिचुएशन। सो आई वुड लाइक टू से कि मेरे ख्याल में रिजिड एटीट्यूड जो है पॉलिटिशियंस का, लीडर्स का, उससे उनको बैकआउट करना चाहिए, उनको एक स्टेप पीछे लेना चाहिए, एंड दे शुड सिट अक्रॉस द टेबल, जॉइन देयर हेड्स टुगेदर और सॉर्ट आउट करें चीजों को, पूरा बैठ के मुज़ाकरात करें, ठंडे दिमाग के साथ चीजों को हल करना सीखें। राना साहब भी नहीं राजी होंगे। बिल्कुल, मैं यही राना साहब ये पूछना चाह रहा था, अगला सवाल आपसे, मौलाना इतने गुस्से में क्यों लग रहे हैं आपको? मौलाना साहब रूसी रन बड़े ने सस भी जाती है मकाने वास्ते, वो फिर भी नहीं राजी होंगे, बीवी भी जाती है फिर भी नहीं राजी होंगे, की करिए मौलाना साहब का, मैं नहीं समझ आती। देखिए ना, मौलाना साहब को आपके सीटें नहीं मिली, लोगों ने नहीं उनको वोटें डाली, तो अब पिंडी वाले तो वोटें नहीं डलवा सकते उनके लिए, ठीक है। अब वो किधर जाए, हम लोग किधर जाए? ठीक है, अगर पीटीआई वालों ने हरा दिया उनको केपीके में और उनको किसी और
दूसरे प्रोविंस में जाके, बलोचिस्तान में जाके उन्हें अपनी सीट एक निकालनी पड़ी मौलाना साहब को, जैसी की करिए, वो हम तो कुछ नहीं कर सकते ना उसमें। फिर उसमें गिले शिकवे, ठीक है, एक गिला उनका बिल्कुल जायज है मौलाना साहब का कि जनाब वो आगे कहते रहे पीडीएम जब बनी थी तो उस वक्त मौलाना साहब जो थे सबसे आगे थे, सारी जमातों को लेके आगे चल रहे थे, बिल्कुल जायज है, बिल्कुल ठीक गिला है उनका। और उसके बाद किसी जमात ने उनको पूछा नहीं है। मौलाना साहब बिल्कुल वैसे बिहेव नहीं कर रहे। स्कूल में बच्चा जब खेल रहा होता है तो पहले तो बड़ा खुश होता है, लेकिन जब वो खुद आउट होता है तो रोना शुरू कर देता है और खेल खत्म कर देता है। वो कहते हैं ना खेडांगे ना खेडन दवांगे, वो इसी फॉर्मूले पे अमल कर रहे हैं। शहरबानो खेल नहीं खत्म कर देता, और जमीन पे पै के ना, पुंजे पै के ना लता मारनी कर देता है। तो राणा साहब, मिलियन मार्च आपको क्या लगता है कितना खतरनाक साबित हो सकता है? इससे कुछ होगा मिलियन मार्च से? अब देखें, टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पे बड़े बड़े मिलियन मार्च हुए, यहाँ पे जनाब मौलाना की है मिलियन मार्च। इसके अलावा यार यहाँ पे कोशिश की गई, पीटीआई वालों ने मार्चेस किए हैं, बहुत मार्चेस करने की कोशिश की कि कुछ होता रहा, लेकिन उससे हुकूमतें गिरने का टाइम मेरे ख्याल में खत्म हो चुका है। वो कहा जाए हुकूमत टैपेगी, जनाब ऐसी उठा के जनाब उठे, जनाब पता चलेगा जनाब को वजीर आज़म की कुर्सी डिगी होगी, नहीं, इस तरह नहीं होगी, मेरा नहीं ख्याल। Those times are probably over, probably. हाँ, it all depends कि उन्होंने की स्ट्रेंथ होती है, वाकई उनको वो मिलती है, सपोर्ट मिलती है मार्च में, मिलियन मार्च में, वाकई ही कैन लाइक यू नो बिल्कुल वो जिटरी सिचुएशन में लेके आ सकते हैं सबको या नहीं लेके आ सकते, दैट ऑल डिपेंड्स। लेकिन मेरा नहीं ख्याल इट ऑल मुश्किल है। मौलाना साहब ने एक और बड़ी अहम बात की है, इसका भी मतलब जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन को कहा जी कि जो हुकूमती जाली मैंडेट है वो छोड़ दें, और अगर मेजॉरिटी पार्टी पीटीआई है तो उन्हें हुकूमती बेंचेस पे बैठने दें। ये क्या बात हुई? देखिए, बात सुने, बात सिंपल सी है। चले मैं आपको बताता हूँ। पीपल्स पार्टी वालों ने अप्रोच किया था हुकूमत बनने से पहले इमरान खान को, ठीक है, इमरान खान को अप्रोच किया था पीपल्स पार्टी ने कि जनाब आप हुकूमत बनाए, हम आपके साथ मिलके बनाते। देयर वाज अ रीजन टू दैट। को मोहब्बत थी, किसी को एक दूसरे से मोहब्बत नहीं थी। द पॉइंट इज कि पीटीआई के पास सीटें ज्यादा थी, वोट ज्यादा थे, ठीक है, दैट इज द रियलिटी। उस रियलिटी को तो आप नहीं झुटला सकते ना। तो राणा साहब, कब हुई ये बातें, ये मुलाकातें, ये पीटीआई बानी जो हैं वो जब जेल गए उसके बाद हुई? इलेक्शन ये अभी पहले राणा साहब, अभी हुकूमत बनने से पहले, अभी की बात कर रहा हूँ, हुकूमत होने से पहले अभी की बात कर रहा हूँ, अभी की बात। तो उन्होंने अप्रोच किया था पीपल्स पार्टी ने, और उन्होंने कहा था जनाब आप हुकूमत बनाए, लेकिन वो पीपल्स पार्टी सॉरी पीटीआई का अपना एक स्टैंस है, तो उस स्टैंस से पीटीआई वाले पीछे हटना नहीं चाह रहे थे कि अगर हम पीछे हटेंगे तो वो कहेंगे, लोग कहेंगे जी चलो जी पावर आस्ते देखो पीपल्स पार्टी नाल हाथ मिला लेता है ना, नहीं, या उन्होंने मिलकर हुकूमत बना लेती है। तो वो इमरान खान की अप्रोच नहीं है कि जनाब वो नहीं चाहता कि वो किसी के साथ भी मिलकर हुकूमत बनाए, चाहे वो एमक्यूएम हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो नून लीग हो। तो उसकी अप्रोच है इमरान खान की, उसको उससे बैकआउट नहीं करना चाहता वो। तो ठीक है, वो उसका एक स्ट्रेस था। लेकिन अभी जो जिस तरीके से ये बात की जा रही है, एक मरतबा फिर ये चीज सामने लाई जा रही है कि जनाब वो हुकूमत बनाए, उनके पास ज्यादा है, ठीक है, बनानी चाहिए, पीटीआई को हुकूमत बनानी चाहिए, लेकिन पीटीआई का भी तो एक स्ट्रेस है, इमरान खान का भी तो एक स्ट्रेस है ना कि मैं किसी साल मिलकर नहीं बनाया। साहब, वैसा नहीं लगता कि उस टाइम अगर ये आपस में मिलकर बना लेते हुकूमत तो ज्यादा बेहतर होता? देखिए शहरबानो, अभी पिछले जो 16-17 महीने हमने देखे हैं ना, उसमें सारी जमातों ने मिलके हुकूमत बनाई है जी। लेकिन एज सच टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर ये कहा जाए कि उन्होंने कुछ ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स उसके आए हैं अवाम को और कोई चेंज लेके आए हैं, वो नहीं है, वो मियर स्टेटमेंट्स हैं। मुल्क बचा लेता है। राणा साहब, ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी को इस सारी सिचुएशन में क्या फायदा? पीपल्स पार्टी तो अब भी इत्तेहाद में है, हुकूमती इत्तेहाद में है, तो फिर पीटीआई को साथ मिलाने से क्या चीज मुख्तलिफ होनी थी? देखें ना, अभी पीटीआई हो ये सकता था कि देखें जो मासेस की सपोर्ट है या सीटें जो ज्यादा थी वो तो पीटीआई के पास ज्यादा थी, ठीक है, तो पीटीआई के साथ अगर मिलके बनाती हुकूमत तो जाहिर है वो पीपल्स पार्टी वाले चाहते कि जनाब हम कैबिनेट में भी आए, ठीक है, तो कैबिनेट में भी बैठ रहे, तो वो जो 2-4 साल जो है, जो विन विन सिचुएशन के जो मजे होते हैं
या जो डिलीवर करने के मजे होते हैं जी, तू देखो जी पीटीआई की हुकूमत बन गई है, पीटीआई आ गई है और जनाब लोग बड़े खुश होते, तो वो उसको एंजॉय कर सकते थे, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे, तो उनकी रिवाइवल हो सकता था पीपल्स पार्टी का सिंध से आगे भी उनका रिवाइवल होना मुमकिन था। तो साहब मौलाना की अगर बात करें हम, तो मौलाना साहब एक बार फिर से कह रहे हैं कि असम्बलियां जो हैं वो बिक रही हैं, तो इससे पहले तो हमने कभी नहीं सुना कि असम्बलियां भी बिकती हैं। नहीं तो जदू आपे मौलाना साहब उस बिकने का हिस्सा होते थे असम्बलियों का, तो उस वेले उस वेले एमनीजिया ਹੁੰਦਾ ਸੀ या एमनीजिया होया है, तो मेमोरी लॉस हो जाती सी, की हो जाता सी, ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਗੱਲ है। तो हुकूमत को इस पर हिकमत अमली को करनी चाहिए ना। क्या हिकमत अमली करनी चाहिए? देखिए आप किसी इंडिविजुअल को तो नहीं रोक सकते ना, आप किसी इंडिविजुअल के की करोगे, बैरियर ला दोगे। मतलब अगर कोई इंडिविजुअल जो है अगर पैसे लेके इधर से इधर जाना चाहता है, या जा सकता है, या जा रहा है, तो आप उसको कितना रोक लेंगे? तो इंडिविजुअल्स पॉलिटिशियंस को रोकना है, इट्स नॉट पॉसिबल। आप हाँ ठीक है, हो सकता है, कोशिश की जा सकती है, मतलब रियलिटी ये है कि पॉसिबल नहीं है। मतलब लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगेगी, लोगों को सारी बातें ऐसी अच्छी लगती हैं कि जनाब नहीं जी नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कोई शक नहीं, लेकिन आप किसी इंडिविजुअल को नहीं रोक सकते, इट्स लाइक नॉट पॉसिबल। राना साहब आपको क्या लगता है मौलाना साहब इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं? क्या वो सिर्फ सियासी तौर पर रेलिवेंट रहना चाहते हैं, हाईलाइट होना चाहते हैं बस इस वजह से, या बैकडोर को मुज़ाकरात हो सकते हैं पीटीआई के साथ, कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है, कोई इत्तेहाद बन सकता है ऐसा? देखिए मौलाना साहब इज नॉट ऑपोजिशन मटीरियल, एक बात जरा ज़हन में रखें, ऑपोजिशन का मटीरियल मौलाना साहब नहीं है, और ज्यादा अरसा ऑपोजिशन में नहीं रह सकते, इसमें कोई दो राय नहीं है। और नाराजगी की बात जो आप बार बार करें, लगता है राणा साहब ताड़े कारज कभी नाराजगी नहीं हुई, वो ज्यादा अरसा होती है सर, नाराजगी होती है, लेकिन ये फौरन मना लेता है, पैरी पै जाता है। तो सर आपको क्या लगता है इस मामले में किसको फिर पांव पड़ना चाहिए? जिस तरह कर दे तो राणा साहब इतने भी होना चाहिए। राणा साहब मुझे लगता है आप तो बहुत ज्यादा मनाते हैं, जब लड़ाई होती है ना, कोई नाराजगी होती है, तो आप तो बहुत ज्यादा मनाते हैं अपने घर में। शहरबानों ने मनु इन स्विंगर सूट देता हूं है। टू सिचुएशन इस शहरबानों ने पास कि चलो ये राणा साहब ये 4 शराइत पेश की गई हैं हुकूमत को पीटीआई की जानिब से, ये शराइत क्या हैं और कैसी हैं? देखिए जितनी मर्जी शराइत पेश कर दें आप, देखें इसमें कुछ नहीं होता। शराइत उस वक्त रखी जाती है जब आपका अपर हैंड होता है, ठीक है, अपर हैंड हो ना, आप शराइत पेश करें ना, तो फिर तो बात बनती है, लोग सुन भी लेते हैं, मान भी जान देने। अब चले मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ आपको। एग्जांपल है, देखें अगर वी आर लाइक बोरोइंग मनी फ्रॉम समबडी, अगर किसी लैंडिंग एजेंसी से हम पैसे ले रहे हैं, ठीक है, और अगर हम कहें जी कि साड़ी चार शराइत ने चल लगे हो भाई की हो गया तेनू, शरायता रख रहे हैं, पैसे भी मंगी जा रहे हैं, नाले शरायता रख रहे हैं तू, इस तरह। तो पॉइंट इज कि आपका अपर हैंड होगा तो फिर आप शरायत जो मनवा भी सकते हैं। अली ते क्या अली ते हुकूमत टुंडी शुरू हुई है, अली केड़ी शरायत? ये राना साहब ये अभी तो पार्टी बाकी है, पीटीआई की शरायत की बात की जा रही है कि जो मुज़ाकरात की एक आजकल खबरें चल रही है ना कि हुकूमत और पीटीआई में कोई मुज़ाकरात हो सकते हैं, तो उसमें पीटीआई की जानिब से कोई शराइत पेश की जा रही है। जी आप ठीक कह रहे हैं, मैं उसी को दूसरी तरफ ले गया था। देखिए शराइत सिंपल सी है जो पीटीआई वालों की है कि जनाब हमारा मैंडेट जो चोरी हुआ है वो हमें वापस करें, ठीक है। अच्छा अब उस मैंडेट को क्या किया जाएगा, कैसे? देखिए ना, रियलिस्टिक अप्रोच तो ये है कि आप मैंडेट चोरी हुआ उसको वापस करें। अच्छा मैंडेट जो चोरी हुआ उसको वापस कैसे करें? उसको यहाँ तो एक तो तरीका ये हो सकता है कि वो आइडेंटिफाई की जाए वो वाले एरियाज, वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज, उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में दोबारा इलेक्शन करा लिया जाए या रीकाउंटिंग करा ली जाए या व्हाटएवर, ठीक है। तो वो सारी सीटें जो है मिला के फिर वापस उनके पास आ जाए, नंबर 1। नंबर 2 जो उनकी रिजर्व सीट्स हैं वो भी उनको मिल जाए पीटीआई वालों को, ठीक है, चले वो भी हो सकता है, पॉसिबल है, पॉसिबिलिटीज आर देयर। तीसरी जो कंडीशन है वो ये है कि हमारे अननेसेसरी लोग जो है जो अंदर तुसी डके हुए ने उन्होंने काट दो, ठीक है। बात सही है, गलत बात नहीं है उनकी, ठीक है। जो अननेसेसरी लोग वहां पे बंद हुए हैं, डिटेन हुए हैं, उनको छोड़ दे, ठीक है। जिनके अगेंस्ट कोई चीज प्रूफ नहीं हो रही उनको छोड़ दे, ठीक है। तो वो इन जेस्चर्स का पीटीआई वाले इंतजार कर रहे हैं कि अगर ये जेस्चर्स शो किए जाएंगे छोटे मोटे, तो फिर दैट मींस कि द गवर्नमेंट इज सीरियस इन टॉकिंग
ठीक है। तो वो सीरियसनेस जो है वो तो देखे ना, शेरियार आफरीदी कहता है जी ताड़े पल्ले है कोई नहीं हुकूमत दे तो मैं ताड़े नाल गल किसने कर बिल्कुल सीधे करेंगे अपारे वाले नाल या पिंडी वाले नाल। तो वो उसको एक फैक्शन जो है पीटीआई का कवर करने की कोशिश कर रहा है कि नहीं जी ओदा मतलब ये नहीं सी, ओदा मतलब कुछ और सी। एक फैक्शन कहता है जी हाँ जी यही गल है। सो यू नो एक जो है वो एक फैक्शन जो है वो रियलिटी के करीब। दूसरा जो मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है उनकी जानिब से वो ये है कि जी हम लोग इसलिए उनसे मुलाकात करना चाहते हैं ताकि उन्हें बताएं कि आप अपने आईनी और कानूनी दायरे में रहकर काम करें। देखिए बात सुने, सिंपल सी बात है, ये आईनी और कानूनी दायरे जो हैं ये तो मैं उस पर डिटेल में नहीं जा सकता। मैं ਤੇ ਐਵੇਂ ਨਵਾਂ ਰੋਲਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ। राणा साहब बस आप ना जाएं। आईनी और कानूनी दायरा नहीं होता कोई चीज। देखें बात ये है कि अगर पॉलिटिशियन जो है डिलीवर करे ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर पॉलिटिशियंस खुद डिलीवर करें, खुद आईएसआई एमआई के दफ्तरों में ना जाएं, जीएचक्यू ना जाएं, वहां पे जाके अपनी कहानियां ना सुनाएं, वहां पे जाके मिन्नत समाजत ना करें जीएचक्यू वालों की, आईएसआई वालों की, एमआई वालों की, तो दैट इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। ठीक है, फिर तो समझ आती है, फिर तो बंदा कहता है हाँ जी ठीक है। जब खुद जाके वहां पे पैरी पै जाते हो तुसी, ठीक है, वहां पे जाके बाहर निकल के आप सुल्तान राय बन जाते हैं पॉलिटिशियन, ठीक है, तो वो उसकी वो दे आर डबल स्टैंडर्ड्स, यू नो। बिल्कुल डबल स्टैंडर्ड है। राणा साहब ये नायब वजीर आजम वाली डेवलपमेंट को आप नायब वजीर आजम वाली डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं? इसाक डार साहब की शहर बानो ने एक मोड़े दिता सी, एक एग्जांपल दिता सी स्कूल दे बच्चे दा। सो एनीवेज तो वो कह रहे हैं कि ये कंपनसेट किया गया है, तो ये कंपनसेशन आवाम के लिए तो नहीं है ना? फिर नहीं, आवाम शाम तो छोड़ो ना, आवाम दे वास्ते कोई कंपनसेशन नहीं होती, बंदे वास्ते कंपनसेशन होंदियां ने। तो ओए देखो जेड़े ना इसाक डार साहब जो है, बेसिकली इसाक डार साहब जो है ना वर्कोलिक आदमी है, ठीक है, काम करना चाहते हैं, ठीक है। अब फॉरेन ऑफिस जो है ना उनकी डोमेन नहीं है। मैं आपको उनकी पिछली हाजिरियां निकाल के दिखा देता हूँ कि फॉरेन ऑफिस में दफ्तर में उनकी कितनी हाजिरियां थी, ठीक है। उनकी हाजिरियों को, उनकी अटेंडेंस को अगर देखा जाए ना तो दैट शोड कि इसाक डार साहब वाज नॉट इंटरेस्टेड इन फॉरेन ऑफिस, ठीक है। ठीक है, एक अच्छा रुतबा है, अच्छी मिनिस्ट्री है, टॉप ऑफ द लाइन है। साहब माजरत के साथ वक्त की किल्लत है, आपने ये बात की वर्क खोलेंगे इसाक डार साहब, फिर तो अगला ओहदा भी मेरे ख्याल से सूट नहीं करेगा। फिर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का क्या काम होगा? बिल्कुल कह रहे हो तुसी, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ये उनसे लेकिन नायब वज़ीर आज़म की बातें तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी की हो रही थी। नहीं, बिलावल भुट्टो नहीं आएंगे। टू बी ऑनेस्ट, बिलावल भुट्टो जो है वो इस गवर्नमेंट में इस वक्त बजट से पहले या बजट के आगे पीछे तो जरा मुश्किल है। बजट आ जाए, अनाउंस हो जाए, कोई नया चंक जिसके बारे में बात हो रही है कि आईएमएफ से नया चंक मिलेगा, पैसों का नया चंक जो मिल जाए अगर, तो मे बी इट्स लाइक मे बी, देयर वेरी ब्लीक चांसेस मे बी आ जान पीपल्स पार्टी वाले कैबिनेट। बिल्कुल ठीक है राना साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू का सिलसिला जो हमारे साथ ने, और जब भी राना साहब आते हैं तो एक खुशगवार सी फजा आ जाती है, रौनक लग जाती है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी एक वीडियो आजकल सोशल मीडिया पर खासी वायरल है, मेरी भी नज़रों से गुजरी कल। उसमें हमने ये देखा कि मोटरवे पुलिस एहलकार को बकरी उठाते और गाड़ी में रखते हुए हमने ये देखा है। तो ये वीडियो जब सामने आई, इस वीडियो को मैंने डिटेल से देखा भी, और जो साहब ये वीडियो बना रहे थे उनकी आवाज़ भी सुनी, तो वो ये कह रहे थे कि जी देखें मासूम मजदूरों पर ये जुल्म हो रहा है, यहाँ पर किसी बंदे की बकरियां चर रही थी और ये मोटरवे पुलिस एहलकार एक यहाँ पर आया, जबरदस्ती उसने बिल्कुल किसी चरवाहे की, ये माजूर आदमी है और वो मना भी करता रहा जी के ना आप लेके जाएं जानवर को, लेकिन बहरहाल मोटरवे पुलिस एहलकार ने उसकी नहीं सुनी और उन्होंने बकरी उठा के इस तरह से गाड़ी में रखी और वो ले गए। और ये विजुअल्स भी आप देख सकते हैं। लोगों की जानिब से एक तनकीदों के निश्तर जो है वो चलाए गए कि ये क्या हुआ, क्यों हुआ, पुलिस ऐसे ही करती है, गुंडागर्दी करती है। कभी भी ना एक साइड की स्टोरी सुनकर मेरे ख्याल से आपको कंक्लूजन पर नहीं जाना चाहिए। कभी भी रिजल्ट्स खुद से नहीं अनाउंस करने चाहिए अनटिल अनलेस कि आप दूसरी रुख की स्टोरी ना सुने।
तो जो दूसरे लोग की स्टोरी है उस पर भी बात करेंगे, बिल्कुल उस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन शहर बानो, मेरा अपना रिएक्शन भी ये था, मैंने भी जब फर्स्ट टाइम ये वीडियो देखी तो मैं भी यही सोच रहा था कि यार ये क्यों जुल्म किया जा रहा है। हाँ। लेकिन बात वही है कि जब अदर साइड ऑफ द स्टोरी पता चली तो फिर मामला कुछ और ही सामने आया। लेकिन सोशल मीडिया जो कि हमें इतना वो सोशल मीडिया ने हमें सोच बंद कर दी है हमारी। पावरफुल इन्फ्लुएंस है। हम देखते हैं कि जो चीज सामने आती है हम उस पर ट्रस्ट कर लेते हैं कि ये जो है ये सही है, ये जो भी आ रहा है, जो बंदा लिख रहा है वो सही लिख रहा है। ऐसा नहीं होता, कई दफा स्टोरी का कोई दूसरा रूप भी होता है। तो खैर ये असल वाकया था क्या, इस पर बात कर लेते हैं। PRO नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस यासिर महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि ये वाकया असल में था क्या? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया न्यूज़ का सबका यासिर साहब ये वाकया क्या के लिए। बेसिकली जो मोटर जी प्लीज मैं वही आपको साथ शेयर करता हूँ। बेसिकली मोटरवे, आपको पता है जितनी भी मोटरवेज हैं हाई स्पीड रोड्स हैं और उनके साथ फेंसिंग इसलिए की गई होती है कि कोई भी ट्रेसपास ना कर सके, कोई जानवर या कोई इंसान वहां से क्रॉस ना कर सके, क्योंकि कोई हादसात का मौलिक हादसात का बाइस बन सकता है, जानलेवा हादसात हो सकते हैं जी। तो इशू ये था कि ऑन एंड ऑफ अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि उनके जानवर जो फेंस से बाहर वाली साइड पे उनकी चरागाहें होती हैं, कुछ अंदर वाली साइड में भी चरागाहें बनी हुई होती हैं जानवरों की। तो कुछ लोग ये कि फेंस काट के जानवरों को इस तरफ ले आते हैं सिर्फ अपने इस पर्पस को सर्व करने के लिए कि जानवर जो हैं वो चारा खा लेंगे। लेकिन इस चीज का अंदाजा नहीं होता कि वो तो जानवर है, जानवर किसी वक्त भी रोड पे आ सकता है। रोड पे आने से हाई स्पीड गाड़ी, बस या कोई पैसेंजर वैन या कोई पर्सनल गाड़ी उससे हिट हो सकती है और बहुत बड़े हादसे का बाइस बन सकती है। बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ यही रीजन थी कि हमारे ऑफिसर ने, अब कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे ये भी कहा कि वो जो है वो एक बकरी लेकर जा रहा था, तो वो उसका मकसद कुछ और था बकरी लेके जाने का, तो वो क्यों लेकर गया बकरी वहां से, वो बाकी बकरियां भी लेके जा सकता था। तो ऑब्वियसली एक रैशनल सी बात है कि वो वहां पे 15, 20, 10 बकरियां चल रही हैं जी, तो सबको साथ उठा के नहीं लेके जा सकता। उसका मकसद ये था कि सिर्फ उस शख्स को जिसको उसने बारहा मना किया, वो ये सिर्फ एक जगह पे नहीं होता, ऑन एंड ऑफ हम लोगों को इन चीजों से आगाही भी देते हैं, मना भी करते हैं कि प्लीज अपने जानवरों को फेंस से बाहर रखें, ये किसी जानलेवा हादसे का बाइस बन सकता है। आपने बात की एक्सीडेंट होने का खदशा है जिसके बायस ये इकदाम उठाया गया, बट द थिंग इज सर कि मोटरवे पुलिस एहलकार की जानिब से जो ये स्टेप लिया गया, क्या ये आइन और कानून के दायरे इख्तियार में रहते हुए है, क्या यही तरीका कार अपनाया जाता है? क्योंकि फिर तो सवालात उठते हैं एक्शंस पे। देखिए जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसमें इस तरह है कि जब हम उन लोगों को, चरवाहों को इस चीज से मना करते हैं, लेकिन होता क्या है, होता ये जब हम मौके पे पहुंचते हैं तो वो मौके से फरार हो जाते हैं। अब आपने वहां पे कोई वो जो शख्स से वीडियो बनाई और उस पर वो अपनी वो एक स्टेटमेंट दे रहा था, आपको वहां पे चरवाहा नजर नहीं आया होगा, जो हमारी गाड़ी देख के वहां से वो फरार हो जाते हैं। हम उनको इवन अपने पब्लिक एड्रेस सिस्टम के थ्रू, जो हमारी गाड़ियों में, पेट्रोलिंग गाड़ियों में लगा होता है, उनको बुलाते भी हैं कि प्लीज अपने जानवर यहाँ से ले जाएं। लेकिन अब ये भी नहीं हो सकता कि हमारी गाड़ी वहां पे 1 घंटे 2 घंटे खड़ी रहे और इस चीज को इंश्योर करे कि कोई जानवर रोड पे ना आए। लेकिन जब ऐसा नहीं होता, चरवाहा वहां पे हमें रिस्पॉन्स नहीं करता, फिर मजबूरन फिर क्या है कि जब भी हम वो बकरी हमारे ऑफिसर ने वहां से उठाई फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग हिम अ लेसन, उसके अलावा कोई वजह नहीं थी। इसके बाद कार्रवाई क्या हुई उस शख्स के खिलाफ? सॉरी, जो चरवाहा था उसके खिलाफ कार्रवाई कोई की गई? जी हम नॉर्मली इसमें फाइन करते हैं और जो भी इस रूल्स को वायलेट करते हैं उनको फाइन किया जाता है। बाकायदा हमने इसकी एक रिपोर्ट करनी होती है, हमारे सीनियर्स तक ये रिपोर्ट जाती है। फिर उसके बाद जब वो शख्स हमारे ऑफिस आया, उसको वो बकरी उसके हवाले की गई इस शर्त पे कि दोबारा वो बकरी या अपने कोई भी जानवर फेंस से अंदर नहीं लेकर आएगा, फेंस से बाहर ही उनको वो जो भी उसका पर्पस है, उनकी चरागाहें हैं वहां पे रखेगा। तो वहां पे हमारा ये होता है, नॉर्मली हम इन लोगों को फाइन भी करते हैं ताकि तंबीह रहे, आइंदा वो ऐसी हरकत ना करें। ठीक है, तो यासिर साहब कोई प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है कि ये लोग उस एरिया में आ ही ना सके अपने जानवरों को लेके, ताकि इस तरह का कोई मामला सामने आए ना? जी बेसिकली मैकेनिज्म है, एज फार एज द मोटरवेज आर कंसर्न, उसका मैकेनिज्म ये है कि फेंसिंग जो हमारी सिस्टर एजेंसी है नेशनल हाईवे अथॉरिटी,
तमाम एरियाज के साथ फेंसिंग की जाती है, लेकिन कुछ लोग जिनको शायद इस चीज़ से लाइल्म है कि उनकी ऐसी हरकत या ऐसा एक्ट लाइक फेंस काट देना अपनी सहूलत के लिए वो कितना जानलेवा हो सकता है। फिर हमारे पेट्रोलिंग व्हीकल्स हैं जिनमें पेट्रोलिंग हमारे ऑफिसर्स पेट्रोल करते हैं 24/7, तो उस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि जहाँ कहीं भी ऐसी कोई हरकत की गई होती है वो उसके लिए फौरन से रिपोर्ट करते हैं NHA को ताकि फेंस को रिपेयर किया जा सके। और 24/7 पेट्रोलिंग का पर्पस यही होता है कि अगर कोई ऐसा वाकया कहीं पेश आए तो फौरन उसको काउंटर किया जाए। और ये हमारी IG सलमान चौधरी साहब का यही विजन भी है कि हमारी जो नेशनल हाईवेज हैं और मोटरवेज हैं उनको सिक्योर किया जाए। बिल्कुल, नेशनल हाईवेज और मोटरवेज को सिक्योर किया जाना चाहिए। यासिर महमूद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और हमारे नाजरीन के लिए भी अदर साइड ऑफ द स्टोरी बहुत ज़रूरी था कि एक्चुअली में ये कहानी थी, ये मामला था। और बात यही है कि जी वाकई इस तरह से कई हादसात हो भी जाते हैं क्योंकि जानवर है उसको नहीं पता चलता है, वो इस तरह से चलते फिरते अगर मेन हाईवे में आ जाएगा तो वहाँ पर गाड़ियों की स्पीड का अंदाजा सभी को नुकसान जो है वो जानवर का भी होगा और जो इंसान गाड़ी चला रहा है उसका भी नुकसान होगा और हादसा जो है बहुत बड़ा हो सकता है। जब कोई रूल्स एंड रेगुलेशन सेट किए जाते हैं वो आपके फ़ायदे के लिए किए जाते हैं, तो कोशिश क्या करें, बल्कि कोशिश क्या आपको मुकम्मल तौर पर उसको फॉलो करना चाहिए। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सोलर एनर्जी की। तो दुनिया पेट्रोल और गैस के मुतबादिल ढूंढ रही है, और मगर पाकिस्तान में तो गंगा जो है वो उल्टी बह रही है। अब धूप इस्तेमाल करने पर भी टैक्स लगने की खबरें गर्दिश कर रही हैं। हुकूमत की जानिब से ये कहा गया है, ये कहा जा रहा है कि अगर आप सोलर सिस्टम में इस्तेमाल करते हैं सोलर पैनल, तो धूप जो है धूप के पैसे भी हम आपसे लेंगे। अब जब लोगों ने पहले कह रहे थे कि जी कि आप सोलर पैनल लगवाएं और बिजली का ये मुतबादल निज़ाम है, इससे आप ज़्यादा जब बिल नहीं आएंगे तो आप बचत कर सकते हैं, लेकिन अब जब लोगों ने लाखों रुपए खर्च करके एक्चुअली में सोलर पैनल्स लगवाना शुरू कर दिए हैं तो अब ये खबरें आ रही हैं कि जी अब इस पर टैक्स लगाया जाएगा और फी किलोवाट पर 2000 रुपए टैक्स लगाए जाने की तजवीज़ भी सामने आ रही है। तो सोशल मीडिया पर मिला जुला रद्दअमल सामने आ रहा है, लोग शदीद गमो गुस्से का इजहार भी कर रहे हैं, और पावर डिवीजन की जानिब से हम ये देख रहे हैं कि वजाहत भी सामने आई है कि टैक्स लगाने की कोई ऐसी खबर नहीं है, झूठी खबरें हैं, वो तरदीद कर रहे हैं। तो ये मामला है कि एक्चुअली में इस पर बात करते हैं जी, हमारे साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर प्रोफेसर डॉक्टर ज़हीर जावेद पराचा साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये सोलर पैनल, इनका कितना फ़ायदा है या नुकसान, इसके बारे में बताएं हमारी आवाम को। पहले जो आप मेरा ख्याल है बात कर रहे थे टैक्स का, तो मैं ये अर्ज करता चलूँ कि किसी भी मतलब इकोनॉमी में अगर प्रोग्रेस करना है तो गवर्नमेंट बेनिफिट्स देती है, टैक्स जो है कट्स देती है। तो टैक्स का तो मेरा ख्याल है बहुत ही जो है नुकसान होगा। और फॉर एग्जांपल जो है ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री जहाँ पे ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रिड्यूस करने के लिए ना, ये जो जितनी भी रिन्यूएबल एनर्जी होती हैं, जो है सोलर एनर्जी है, वाटर सोर्सेज से है या विंड एनर्जी है, वो लोग जो है कार्बन ऑफसेट्स देते हैं। तो बल्कि मतलब है कि जो लोग जो है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रिड्यूस करते हैं, CO2 गैस एमिशंस को रिड्यूस करते हैं, उनको टैक्स का बेनिफिट मिलता है। तो ये जो बात अगर हो रही है कि भाई अपना के टैक्स लगाया जाएगा, तो मेरा ख्याल है ये तो बिल्कुल भी बात जो है अगेंस्ट द इकोनॉमी होगा, अगेंस्ट द कंट्री होगा। राजा साहब, ये स्पेकुलेशन है सर, स्पेकुलेशंस हैं, बेसिकली पावर डिवीजन की तरदीद भी है, लेकिन ये मामला डिस्कस इसलिए हो रहा है कि हम ये चाहते हैं कि हमारे नाज़रीन को आप ये भी बताएं कि सोलर पैनल्स के एडवांटेजेस क्या हैं, और फिर ऑब्वियसली इस बारे में भी बताएं कि अगर स्पेकुलेशंस हैं तो ये क्यों हैं। देखें, ये तो दुनिया जानती है। देखें कि क्योटो प्रोटोकॉल में 200 कंट्रीज ने साइन किया है कि हमने ये फॉसिल फ्यूल पे डिपेंड नहीं करना, जिसमें कोल है, गैस है, ऑयल है। उसके तो इमेंसली बहुत ज़्यादा फायदे हैं कि आपको ना ऑयल इंपोर्ट करना पड़ेगा, आपकी रिलायंस जो है वो हो जाएगी। इकोनॉमी के साथ साथ फ़ायदा ये है कि क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होगी, ठीक है, CO2 गैस एमिशंस नहीं होंगी, एनवायरनमेंट जो है, जो इतने सैलाब तूफान आ जाते हैं और ओजोन लेयर हमारी डिप्लीट हो जाती है जिसकी वजह से, तो इमेंसली। फिर ये है कि जो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है इतनी बढ़ा दी गई है, उसकी रीज़न यही है कि प्राइस ऑफ फ्यूल है या और कुछ गवर्नमेंट के कोई IPPs के साथ कोई मुआहदे हैं जिसमें मतलब कैपेसिटी चार्जेस देते हैं, तो वो कॉस्ट हर दफ़ा बढ़ा देते हैं। इंस्टेड ऑफ फिक्सिंग द प्रॉब्लम विद IPPs, उनसे बात करें। ठीक है, तो सोलर पैनल्स जो लगाए जा रहे हैं, लोग इस पर इतना पैसा लगाकर कोशिश करते हैं
कि अब शायद अजीम हम भारी भरकम बिलों से हमारी जान छूट जाएगी और हम कुछ ना कुछ तो बेहतर होगा हमारी ज़िंदगी में, शायद हालात बेहतर होंगे। तो ये खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि शायद सूरज पर भी टैक्स लगा दिया जाए, जबकि मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है। डॉक्टर साहब ने एक बात बड़ी खूबसूरत की और वो ये कि किसी भी मुल्क में जब किसी चीज़ को इनकरेज किया जाता है तो उसको सब्सिडाइज कर देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका इस्तेमाल करें। वैसे आजकल जो खबरें, अगर मैं आपको बात बताऊं कि जो आम इतलात हैं वो ये भी हैं कि जो सोलर पैनल्स हैं वो सस्ते हुए हैं। एक्चुअली में जो इनकी प्लेट्स हैं वो सस्ती हुई हैं, लेकिन हुकूमत इन पर टैक्स लगाएगी पर किलोवाट, इस हवाले से भी खबरें आ रही हैं। तो ये थोड़ी कंफ्यूजन। देखिए वैसे भी एक्सपेंसिव है, जो मुतवसत तबका है वो बहुत मुश्किल से इसको अगर कर भी रहा है तो फैंस या फिर लाइट्स की हद तक ही सोलर पैनल यूज़ कर सकता है, क्योंकि ये महंगी है। सस्ते हुए हैं लेकिन इतने भी सस्ते नहीं है कि हर शख्स की रसाई इस तक हो जाए। लोग इतने भारी भरकम बिलों के बाद अपनी जायदादों को या किसी चीज़ को भी गिरवी रखकर कोशिश करते हैं कि शायद हम सोलर पैनल लगवाएंगे तो हमारे हालात बेहतर होंगे, क्योंकि वैसे तो महंगाई इतनी है कि आसमान को छू रही है। लेकिन उसके बावजूद जब इस तरह की बातें सामने आती हैं अजीम कि अब सूरज पर भी टैक्स लगा दिया जाएगा, तो फिर ऐसा लगता है कि अब सांस पर भी टैक्स लगा दिया जाए। आप सांस ले रहे हैं, आपकी सांस पर टैक्स लग गया, सांस नहीं लेना आपने। नहीं, टैक्स नहीं लगाने देगी अवाम, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। बिकॉज अगर बड़ी बात इस तरह से अगर टैक्स लगेगा तो ऑब्वियसली उसका रद्द-ए-अमल आएगा। और एक और बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने की बेसिकली सोलर पैनल्स की इंपॉर्टेंस के हवाले से, जब डॉक्टर साहब बता रहे थे, और वो यही था कि पूरी दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी की जानिब जा रही है, पूरी दुनिया बायकॉट कर रही है फॉसिल फ्यूल का, और उसका असर फिर इस तरह से देख रहे हैं कि वहाँ का एनवायरनमेंट जिस तरह से क्लीन हो रहा है। बेसिकली सोलर पैनल लगाने का सिर्फ ये फ़ायदा नहीं है कि आपको एक इलेक्ट्रिसिटी का बैकअप मिल रहा है या आपको सस्ती बिजली इस्तेमाल करने को मिल रही है, उसका ओवरऑल अगर हम बर्ड आई व्यू जिसे बोलते हैं ना वो लें, तो पूरे मुल्क को ये फ़ायदा होता है जी कि कम पेट्रोल इस्तेमाल होगा, क्योंकि आपको कम वो चलानी पड़ेगी इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए मशीनरी। अगर सारे लोग सोलर पैनल पर कन्वर्ट हो जाएंगे तो फिर जो पावर कंपनियां हैं उनका क्या बनेगा, उनका क्या फ्यूचर है, वो कहाँ से पैसे कमाएंगी, ये चीज़ भी मद्देनजर रखें ना। और किस किस का पैसा लगा हुआ है उन पावर कंपनियों में और कौन कौन वहाँ से मुनाफा ले रहा है, ये चीज़ें भी मैटर करती हैं। तो अब जाहिर है जब कोई चीज़ आ रही होती है लोगों की आसानी के लिए, तो जिन लोगों का पैसा वहाँ पर ख़त्म हो रहा होता है या फिर उनको नुकसान हो रहा होता है, तो उनकी जानिब से इस तरह की रुकावटें पैदा की जाती हैं कि आवाम जो है वो इन सहूलतों से दूर रहे। तो अगर कोई मुश्किल से आकर ये कर लेता है तो मेरे ख्याल से उसे करने दें, पाकिस्तानियों को सुकून का सांस लेने दें। ये ना हो कि उनके उठने बैठने, खाने पीने, सोने और हत्ता के सांस लेने पर भी टैक्स लगा दिया जाए। बहरहाल जी, ये सोलर पैनल के हवाले से खबर थी। और अब एक और दिलचस्प खबर आप तक पहुंचाते हैं T20 वर्ल्ड कप के हवाले से। वो ये है कि न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। और दिलचस्प बात यह है कि ये ऐलान 2 बच्चों की जानिब से करवाया गया है। वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई है और वीडियो में हम ये देख सकते हैं, वीडियो भी आपको दिखाते भी हैं कि न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड की जानिब से 2 नन्हे बच्चे जो कि स्क्वाड का ऐलान कर रहे हैं। और ये दोनों बच्चे बिल्कुल बताया ये जाता है ऑकलैंड के मकामी क्रिकेट क्लब से ये वाबस्ता है। और सोशल मीडिया पर जैसे ही नन्हे बच्चों की वीडियो वायरल हुई तो न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के इस मुनफरिद अंदाज को क्रिकेट शायकीन ने भी खूब पसंद किया है और नाज़रीन की जानिब से भी इनको बड़ा पसंद किया जाता है। ये भी बताते चलें आपको कि पिछले साल भी न्यूजीलैंड ने क्रिकेट टीम के ऐलान के लिए मुनफरिद अंदाज अपनाया था और स्क्वाड का ऐलान खिलाड़ियों की बेगमात और बच्चों ने किया था। और इस दफ़ा 2 बच्चों से करवाया गया है। बड़ा क्यूट है। जब भी कोई टूर्नामेंट होता है हम देखते हैं कि बच्चे जो हैं वो आते हैं, फ्लैग्स पकड़े होते हैं उन्होंने, बड़े खूबसूरत लग रहे होते हैं। तो नाज़रीन अब सेहत के हवाले से बात कर लेते हैं। माइग्रेन, जिसे आधे सर का दर्द या दर्द शकीका भी कहते हैं, एक नहायत तकलीफ दे दर्द है और ये एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से सर दर्द बाज़-औक़ात इस कदर शदीद हो जाता है कि रोज़मर्रा का काम करना भी मुश्किल हो जाता है। तो एक तहकीक के मुताबिक दुनिया में तकरीबन 1 अरब अफराद इसमें मुब्तला हैं। माइग्रेन क्या होता है, क्यों होता है, इसका इलाज क्या है, ये सब जानने के लिए हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट मौजूद हैं। पेन मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं हमारे साथ डॉक्टर शहजाद करीम भट्टी साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक। पेन मैनेजमेंट यानी हर तरह की तकलीफ का इलाज है आपके पास। और सबसे पहले हम बात करेंगे माइग्रेन की। माइग्रेन होती क्यों है ये बताएं। सबसे पहले तो बुलाने का बहुत शुक्रिया और सुबह सुबह आप लोगों को इतना फ्रेश देख के हम सबको बड़ी खुशी होती है और जो देखने वाले होंगे उनको मजीद खुशी और फ्रेशनेस का एहसास होता होगा। अच्छा, माइग्रेन एक ऐसी चीज़ है जो मोस्टली 4 to 6 टाइम्स फीमेल्स में ज़्यादा पाई जाती है, ख़वातीन में ज़्यादा होती है और इसकी मोस्टली रीज़न अननोन है। अच्छा, अननोन है। अगर स्ट्रेस नहीं, हमें तो पता था स्ट्रेस इज़ वन ऑफ द कॉजेज, नॉट द रीज़न। ये कॉज है, ये वजह नहीं है। अच्छा, जब आप किसी चीज़ की वजह ही नहीं जानते, कॉज क्या है, बीमारी की वजह क्या है, तो उसको ट्रीट कैसे करेंगे?
तो बेशुमार लोग बेशुमार तरीक़ों से उसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, इसमें न्यूरो सर्जरी से लेके दवाइयों तक और दम दरूद से लेके एक्सरसाइज तक सब कुछ शामिल है। अच्छा, कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो इस चीज़ को ट्रिगर करते हैं। हम सबसे पहले ये कहते हैं कि उन ट्रिगरिंग फैक्टर्स से अपने आप को बचाएं। सही। मसलन माइग्रेन के पेशेंट की एक साइड पे दर्द होगी जी, उसके बाद वो दर्द थ्रॉबिंग होती है, आपको लगेगा कोई चीज़ मशीन अंदर चल रही है। उसके बाद माइग्रेन वाले मरीज को पता चल जाता है कि मेरी दर्द मुझे होने वाली है। अच्छा। उसके बाद वो दर्द आती है, उसके बाद चंद घंटे वो रहती है, उसके बाद जब वो चली जाती है तो उसके बावजूद मरीज को कुछ अर्से तक एहसास रहता है, चक्कर आ सकते हैं, कन्फ्यूजन हो सकती है, चीज़ें बुरी लग सकती हैं, वीकनेस होती है, थकावट हो सकती है। तो ये एक पूरा एक समझें कि पूरा एक सिंड्रोम है। तो उसमें सबसे ज़रूरी दो चीज़ें हम बताते हैं कि अगर सपोज माइग्रेन शुरू हो गई और आप काम करें, जैसे अभी इधर बैठे हैं, ऑफिस में है, कोई अपने घर में है, तो फिर क्या करें? अब यू आर ऑन द मिडल ऑफ योर ड्यूटी, यू आर इन द मिडल ऑफ योर ट्रांसमिशन, अब दर्द शुरू होगी तो आपके पास में नहीं है, अब क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज़ ये कि आप ऐसी जगह पे चले जाएं जहाँ पे बहुत ज़्यादा रोशनी नहीं है, ऐसी जगह पे चले जाएं जहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर नहीं है, ऐसी जगह पे चले जाएं जहाँ पे थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन है। उसके बाद आप जाके जो छोटे छोटे मैनूवर्स हैं, एक ठंडा गिलास पानी के चंद घूंट ले लें, फिर अपने इस हाथ से जिस साइड पे पेन होती है उसको थोड़ा सा मसाज करें हल्का सा। ये 2-3 पॉइंट ठंडे टेम्परेचर में जाके बैठे, ठंडे टेम्परेचर में जाएंगे, ज़रूरी है। लाइट्स ना हो, शोर ना हो और थोड़ी अलहदी जगह हो। और आप इसको अगर थोड़ा सा मसाज शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू करें, चंद पॉइंट्स है ये, तो आफ्टर सम टाइम यू विल स्टार्ट। एक मिनट, एक पॉइंट ये है, ये फ्रंट में, और उसके बाद ये इस वाइब्रो के ऊपर, ये फ्रंट और उसके बाद साइड से अगर आप हल्का सा मसाज करना शुरू करेंगे, और इसके बाद अगर कहीं ये गर्दन में भी होती है, आप उसके साथ हल्का हल्का मसाज करते रहें, बेशक खुद ही करें, यू विल फील बेटर। गर्दन में किसी भी पॉइंट पे जाती, ये पीछे जाती है वहाँ पे। तो डॉक्टर साहब ये राइट साइड, दोनों साइड, किसी भी साइड। अच्छा, किसी भी साइड पे। अच्छा, माइग्रेन का मसला ये कि मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जिनको सपोज सर के एक गोल वाले हिस्से में सर दर्द होती है, सही, बिल्कुल एक पिन पॉइंट होती है और ऐसी प्रिसाइज होती है कि उनको हर 6 घंटे बाद, 12 घंटे बाद दर्द होगी, आधे घंटे के लिए। ऐसे लगता है जैसे किसी ने टाइमर लगाया होता है ना, हेडेक अटैक्स। और मेरे पास ऐसे पेशेंट्स आती थी जिसके मियाँ को पता था कि ये 10 मिनट बाद, 5 मिनट बाद, 2 मिनट बाद, 1 मिनट बाद अब दर्द शुरू होगी, वो दर्द शुरू हो जाती थी और वो इतनी चीखें मारती थी खातून कि वो दीवारों में टकरे मारती। अब उसको फिर ये पता होता था कि अब 10 मिनट में ये खत्म हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ लोगों को एनेस्थीसिया के बाद भी होता है कि अगर एनेस्थीसिया मिला उनको, तो उनको हेडेक अटैक्स आते हैं बहुत सब। वो तो एक कॉमन चीज़ है, वो दैट इज नॉट ए माइग्रेन। अच्छा, वो तो एनेस्थीसिया के अपने बाज़ औक़ात लोगों को इफेक्ट्स होते हैं जिससे दर्द शुरू हो जाती है। अच्छा, अब इसके बाद आते हैं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इसको ट्रिगर करती हैं। मसलन फ्लिकरिंग लाइट्स हैं, आपको लाइट आगे से पड़ी है, थकावट बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, ओवर एक्सर्शन है, फिर कई लोगों को स्ट्रॉन्ग स्मेल सी होती है, जैसे कहीं जगह पेंट हुआ हुआ है, किसी जगह के ऊपर ईथर है वहाँ पे है, किसी जगह के ऊपर पेट्रोल पंप है, तो उससे भी शुरू हो जाती है। कुछ लोगों को अच्छा भी लगता है, वो तो अलग चीज़ है ना। तो अच्छा, उसके बाद फिर ये ट्रिक हर बंदे को पता चल जाता है। फिर कॉफ़ीज़ हैं, चॉकलेट्स हैं, चीज़ है, ये वो चीज़ें जो ट्रिगर करती हैं। डॉक्टर साहब, अब इसका इलाज भी बताएं कि सुकून कैसे मिले। जी, वही मैं अर्ज़ करने लगा। अच्छा, अब इसके इलाज मुख्तलिफ तरीक़ों से हैं। सबसे पहले ये कि ट्रिगरिंग फैक्टर से आप परहेज़ करें। हमारे पास जो एज ए पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट जो पेशेंट्स आते हैं, उनका मुख्तलिफ दवाइयाँ भी देते रहते हैं। अब एक लेटेस्ट ट्रीटमेंट है, उसको हम ओजोन थेरेपी कहते हैं। ओजोन इज़ बेसिकली एन ऑक्सीजन, नथिंग एल्स। हम पेन मैनेजमेंट में, डिस्क के ट्रीटमेंट में, आर्थराइटिस में, नी के ट्रीटमेंट में हम यूज़ करते हैं। और जब माइग्रेन का जो ट्रीटमेंट है उसमें हम करते ही है कि 2 काम होते हैं माइग्रेन, याद रखिएगा। एक तो खून की सप्लाई, लगता है ऐसे कि खून की नाली, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, लगेगा जैसे ठक ठक चलना शुरू हो गई है, मशीन चलना शुरू हो गई है। नंबर 2, पट्टे कितना शुरू हो जाएंगे। ऑक्सीजन क्या करती है, हम लगाते हैं उसको स्किन के ऊपर, एक सिरिंज लेके उसके अंदर ओजोन लगाते हैं, उसको स्किन के ऊपर लगाते हैं, स्किन के अंदर नहीं, ब्लड नहीं निकलता, दर्द नहीं होता, टैप करते हैं, सिर्फ टच करते हैं उसमें, जो ओजोन है वो एब्जॉर्ब हो जाती है। वो क्या करेगी कि वो जो ऑक्सीजन है, वो जो खून की नालियाँ फैल रही हैं उनको अपनी जगह पे वापस ले आएगी। जो मसल्स रिलैक्स नहीं होते, वो मसल अपनी जगह पे रिलैक्स हो जाएंगे, पेन विल स्टार्ट गेटिंग बेटर। वी हैव डन हंड्रेड्स ऑफ पेशेंट्स। अभी इस वक्त भी यूरोप में भी, यूके में भी, मुख्तलिफ मुल्कों में ये इसको प्रोसेस हो रहा है। इट इज़ वेरी इफेक्टिव। अच्छा, उसके बाद बाज़ औक़ात हमें जब ज़्यादा हो, रेजिस्टेंट पेशेंट हो, तो फिर हमें बाज़ औक़ात ब्लड में लगानी पड़ती है। अच्छा, हम उसमें क्या करते हैं कि ब्लड निकालते हैं,
उसके अंदर ओजोन को मिक्स करते हैं और उसको वापस लगा देते हैं। इसको ऑटो हीमोथेरेपी कहते हैं। Is it safe? वेरी सेफ। ये इतना सेफ है कि हमारे बेशुमार जो इवन जो सेलिब्रिटीज़ है वो ये प्रोसीजर कराते हैं फॉर वेल बीइंग, अपने आप को फिट रखने के लिए, अपने आप को ग्लो करने के लिए, अपने आप को एनर्जाइज करने के लिए। जैसे मैडोना एक सिंगर है, जी। वो कोई भी शो करने से पहले ये पूरा प्रोसीजर कराती है और उसके बाद वो अपना शो करती है। इसके अलावा जो क्वीन एलिजाबेथ थी वो ये कराती होती थी। तो इट इज अनदर पार्ट ऑफ द ओजोन थेरेपी। लेकिन अभी चूंकि माइग्रेन की बात, ये पाकिस्तान में शुरू हो गया जी, पाकिस्तान में शुरू हो ये कर रहे हैं? हाँ जी, करते हैं हम लोग। हाँ, इट्स वेरी सेफ। जिन लोगों को अपनी स्किन की ग्लो चाहिए, जिन लोगों को फिटनेस चाहिए, जिन लोगों को अच्छा लगना है, पेन रिलीवर्स, पेन के अलावा बात करूँ, पेन तो है ही है, पेन तो एक इफेक्ट है ही है, तो वो लोग भी ये कराते हैं। अच्छा, ओजोन में फिर होता है कि हमने आपने लगा दिया, एक सेशन कर दिया, 5, 7, 10 मिनट लगे, अब घर चले जाएं। कोई लंबी चौड़ी मेडिकेशन नहीं है। देन आफ्टर 1 वीक, 10 days, 6 days यू कैन कम बैक अगेन अदर सेशन। 3-4 सेशंस होते हैं, उसके बाद आप चले जाएं। तो डॉक्टर साहब, माइग्रेन के मामले में ये इंस्टेंट रिलीफ है? इंस्टेंट रिलीफ। जैसे आप इंजेक्शन वो लगाएंगे और बेशुमार लोग ऐसे हैं जिनको दोबारा दर्द नहीं हुई, बेशुमार लोग ऐसे हैं जिनको दर्द हुई लेकिन उसकी ड्यूरेशन कम थी, उसकी इंटेंसिटी कम थी और 2 पेन्स के दरमियान जो वक्फा था वो बढ़ गया। तो यानी ये पेन से या माइग्रेन से आपको छुटकारा दिला सकता है काफ़ी हद तक, यस, और मे बी 100% यस। तो डॉक्टर साहब, कुछ लोग या मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट्स जो होते हैं वो सिरिंज से ही बड़े खौफज़दा होते हैं। एग्जैक्टली। तो उसको कैसे आप हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना, वो मैं चाह ये रहा था कि आप कुछ दिखा देते हैं जी, वो लेकिन वो नहीं दिखा सके। तो सिरिंज बहुत याद रखिएगा, सिरिंज हम लगाते नहीं हैं, सिर्फ टच करते हैं। जैसे आप पेन से टच करते हैं ना, पिंच करते हैं, हाँ, वो स्किन के अंदर नहीं जाती। ऑलमोस्ट पेन फ्री प्रोसीजर। अगर आप कोई लगता हुआ देखे तो पेशेंट अपनी जगह से हिलता भी नहीं है। तो अब वो सिर्फ अगर दर्द होगी तो बंदा हिलता है, लेकिन नाम चूंकि खौफनाक सा है कि सर पे सिरिंज लगानी है, लेकिन बिल्कुल कोई ऐसी दर्द, इससे ज्यादा दर्द तो फिर वैसे इंजेक्शन से हो जाती है बहुत ज्यादा। वो तो आप स्किन के अंदर लगाते हैं, इसमें बिल्कुल कोई दर्द नहीं होती। लेकिन आप ये सोचें कि अगर उसके 5 मिनट के प्रोसीजर से, अच्छा, मैं समझ रही हूँ, सॉरी आपके बात को काटा मैंने, ये मैं समझ रही हूँ जैसे लड़कियां अक्सर फिलर्स लगाती हैं इंजेक्शन, ये उसी से मिलता जुलता है? फिलर्स इज पेनफुल, वी डू एस्थेटिक्स। फिलर्स में तो फिल करना पड़ता है ना, उसके लिए स्किन में जाना पड़ता है। PRP जो लगाते हैं उसके लिए भी स्किन के अंदर जाना पड़ता है। जी जी। जब स्किन पिंच करेंगे तो पेन होती है। तो स्किन को जब आप ट्रेवर्स ही नहीं करेंगे, स्किन के ऊपर रहेंगे ऐसे करके, तो पेन कैसे हो? और डॉक्टर साहब, अगर माइग्रेन के पेशेंट को कोई और भी क्रॉनिक डिजीज है तो ये ट्रीटमेंट उसको तो नहीं मुतासिर करेगा? चाहे वो उनको रीनल फेलियर है, चाहे उनको हार्ट का प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, थायराइड का इशू है, कोई भी इशू है, क्योंकि हम तो कोई चीज़ ऐसी दे ही नहीं रहे जो मरीज को नुकसान दे। प्लस दैट इज जस्ट ऑन द स्किन, सारी बॉडी में तो जाने ही नहीं। तो इसके लिए कोई एज लिमिट है या कोई एज लिमिट नहीं है। इट कैन स्टार्ट फ्रॉम लाइक 10 years to 100 years, कोई लिमिट नहीं है। तो इसीलिए ये देखें, और ये ट्रीटमेंट आप किसी के साथ कंबाइन करके भी दे सकते हैं। अगर सपोज कोई बंदा माइग्रेन वाला एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ ले रहा है या कोई और दवाइयाँ ले रहा है, उसका इससे भी कोई ताल्लुक नहीं है, वो अपनी जारी रखेगा। ये तो डॉक्टर साहब, क्या ये महंगा ट्रीटमेंट है और इसकी अवेलेबिलिटी क्या है? हम हर आदमी को ये मैसर है और किन टाइम पे, किस जगह पे? बिल्कुल 2 जगह। देखें, एक तो मैं हॉस्पिटल में होता हूँ, वर्किंग एसोसिएट प्रोफेसर इन रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, वहाँ पे तो हम ट्रीटमेंट एब्सोल्युटली फ्री करते हैं, कोई चार्जेस नहीं। हॉस्पिटल में ये फ्री है? फ्री है, बिल्कुल कोई फ्री है। और वैसे भी ये ट्रीटमेंट हमने अपने क्लिनिक में क्या किया है, एक छोटी सी रजिस्ट्रेशन रखी हुई है जस्ट फॉर 5000। आप आए, उसके बाद अगले 4 सेशन के कोई चार्जेस नहीं। सही। इससे ज्यादा सस्ता ट्रीटमेंट क्या होगा? ये बात ठीक है, ये आपने दोनों वन टाइम फीस हो जाएगी, बस वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, इतनी फीस ले लेते हैं बस। नहीं, इतनी नहीं, तो वो तो कंसल्टेशन चार्जेस से ज्यादा है, तो वो तो सिर्फ एक दफा रजिस्ट्रेशन चार्ज। मुतवस्सित तबका इसको ले सकते हैं, बहुत लोग आते हैं, और अगर नहीं दे सकते तो हॉस्पिटल में तो फ्री है, बिल्कुल कोई चार्जेस नहीं। अगर वो पर्सनल करवाना चाहे जी, जस्ट वन टाइम रजिस्ट्रेशन, इसके मतलब 4-5 सेशंस आएंगे, कोई चार्जेस नहीं। दैट्स ग्रेट। ठीक है। और इसलिए हमने बेशुमार पेशेंट्स किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मोस्ट ऑफ देम दे आर एब्सोल्युटली पेन फ्री, और उनका या दर्द का वक्फा बढ़ गया, या इंटेंसिटी कम हो गई, लोगों की जिंदगी वापस आ गई, घरों में लड़ाइयाँ कम हो गई। सर में दर्द नहीं होगा, गुस्सा नहीं आएगा, गुस्सा नहीं आएगा, काम होगा तो लड़ाई नहीं होगी, लड़ाई नहीं होगी। कई खवातीन आती कहती मुझे मियां पहले बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, अब अच्छा लगने लग गया। सारा झगड़ा डॉक्टर साहब पीस ऑफ माइंड का है। आप तो लोगों के घरों को भी साथ साथ बसा रहे हैं और बचा रहे हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। फिर डॉक्टर साहब, इसके साथ कोई एक्सरसाइज वगैरह भी रेकमेंड करते हैं? जरूर। देखें, एक्सरसाइज या एटलीस्ट वॉक, इससे बेहतरीन चीज़ ही कोई नहीं। ये आपके ब्लड सप्लाई को बढ़ाएगी, मसल स्ट्रेंथ देगी,
ओवरऑल बंदे की फिटनेस लेवल बेहतर होगा। जितना बंदा फिट होगा उतनी दर्दों से या किसी भी पेन से उसकी लड़ने की जो सलाहियत है, जो डिफेंस मैकेनिज्म्स है, वो अच्छा काम करेंगे। सो ज़रूर एक्सरसाइज करनी चाहिए, टाइम पे सोना चाहिए, टाइम पे उठना चाहिए, डाइट का ध्यान रखना चाहिए खास तौर के ऊपर, ये बहुत ज़रूरी है। जितनी और स्क्रीन टाइम घटाएं, अपना कम करें जी, बिल्कुल, ये तो बहुत ज़रूरी है। और ये ट्रिगरिंग फैक्टर, और जो जॉब स्क्रीन की करते हैं वो क्या करें? वो जॉब के अलावा बाकी सुकून करें, बाकी सुकून। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर, और आपके टिप्स बड़ी हेल्पफुल हैं। लोग बाकी आपसे रब्ता भी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ने तरीकाकार बता दिया है। जिन जिन को ये दर्द शकीका या माइग्रेन होता है तो अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। यू आर जस्ट वन ट्रीटमेंट अवे, और वो बड़ा ही आसान सा ट्रीटमेंट है। आपको एक अच्छी खबर देते हैं। पंजाब हुकूमत ने एक ज़बरदस्त इनिशिएटिव किया है। वो ये है कि ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए हुकूमत पंजाब की जानिब से वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन का क़याम अमल में लाया गया है, जिसमें ख़वातीन को हिरासा किए जाने समेत तमाम दरपेश मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। और वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन में ख़वातीन नाम और पता जाहिर किए बगैर मुकम्मल राजदारी और इत्तेमाद के साथ अपना मसला शेयर कर सकती हैं। जी बिल्कुल, हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट लबीबा गई हैं इस वर्चुअल पुलिस स्टेशन में और उन्होंने ये कवर की है स्टोरी, तो आपके साथ शेयर करते हैं। जी, मैं हॉस्टलाइज्ड हूँ। मेरे हॉस्टल के बाहर कुछ बॉयज आके खड़े हो जाते हैं डेली बेसिस पे। आज तो इवन वो ये कह रहे हैं कि आप अगर जब भी बाहर आओगी तो आपको हम किडनैप कर लेंगे। इस आपकी लोकेशन हमारे पास आ भी रही है ऐप के थ्रू, आप परेशान ना हो, पुलिस आपसे रब्ता करती है बहुत जल्द। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का इक़दाम है, मेरी आवाज़ मरियम नवाज़ ही यहाँ स्टेशन का स्लोगन भी है। जो यहाँ की इंचार्ज है मिस फरवा, इनसे सारी डिटेल्स लेते हैं। मिस फरवा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताइएगा कि ये जो वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन है फिजिकल स्टेशन से डिफरेंट कैसे है? यहाँ पे आपको वो एक जो थाने तक पहुँचने की हैसल करनी पड़ती है वो नहीं आपको करनी पड़ती। हम जितनी ऑनलाइन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं अपने विक्टिम को वो यहाँ पे की जाती हैं। अच्छा, साथ साथ चलते हैं और मुझे बताइएगा ये जो डेस्क है सारे यहाँ पर किस तरह से वर्क करते हैं? कॉल आती है तो उसे किस तरह से टैकल करते हैं आप लोग? हमारे पास कंप्लेंट 2 सूरत हाल में की जा सकती है, इनफैक्ट 3 से की जा सकती है। या तो हमें कोई भी विक्टिम 15 की कॉल के थ्रू अप्रोच करता है, या फिर विमेन सेफ्टी ऐप के थ्रू अप्रोच करता है, या फिर हमारे पास एक और ऐप है पंजाब पुलिस ऐप जिसके थ्रू हमें विक्टिम अप्रोच करता है। यहाँ पर जब हम कॉल लेते हैं उसके बाद हम लोग उसको मुतलका थाने में डिस्पैच कर देते हैं, और फिर डिस्पैच करने के बाद हम मेक श्योर करते हैं कि पुलिस मौके पे जाए और जल्द से जल्द विक्टिम की जो भी इमरजेंसी सिचुएशन है उसके साथ डील करे, और हमें फ़ौरन रिस्पांस दे कि उसने वहाँ पे मौके पे पहुँचने के बाद क्या कार्रवाई की है। किस किस तरह के केसेस यहाँ पर रिपोर्ट किए जा सकते हैं? यहाँ पे मेजॉरिटी डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस आते हैं, हरासमेंट के केसेस आते हैं, और इसके अलावा जितने भी केसेस जिसमें आपकी फ़ीमेल विक्टिम है हर तरह का केस यहाँ पे रिपोर्ट होता है। वो सेक्सुअल असॉल्ट है, वो चाइल्ड मोलेस्टेशन है, या फिर वो रेप है। यहाँ पर एक केस रिपोर्ट हो गया, उसके बाद यहाँ पर कोई ख़ुसूसी तौर पर जो है पुलिस फोर्स भी असाइन हुई हुई है? नहीं, एज सच हमने कोई डेडिकेटेड पुलिस नहीं रखी जो सिर्फ वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन की केसेस को अटेंड करेगी। पंजाब पुलिस ओवरऑल जितनी भी 15 पे केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं सबको ही वो फैसिलिटेट कर रहे हैं, लेकिन हमारे केसेस को प्रायोरिटी मिलती है। हाई प्रायोरिटी पे हमारे केस अटेंड किए जाते हैं क्योंकि हमारी ख़वातीन विक्टिम है, और ऑलरेडी ख़वातीन काफ़ी ज़्यादा सफ़र करती हैं हर चीज़ को लेके। उनके लिए मोबिलिटी बहुत मुश्किल है। एक तो उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, और अगर उन्होंने रिपोर्ट करना है तो उसमें उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, थाने तक जाना, आगे की कार्रवाई का फॉलोअप करना। तो इसलिए वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन बनाया गया ताकि उनके केसेस को हम बेहतर तरीके से हैंडल कर सके। उनको जितना हम ऑनलाइन फैसिलिटेट कर सकते हैं वो हम कर सकें। अच्छा, साथ साथ आगे चलते हैं और आप स्टेशन का टूर भी मुझे करा दें। मुझे बताइए ये जो डेस्क है यहाँ पर क्या काम हो रहा है? इन डेस्क पे हम कॉल टेकिंग कर रहे हैं। कॉल टेकिंग करने के बाद हम उस केस का फॉलोअप करते हैं। सपोज हमारे पास कोई डोमेस्टिक वायलेंस का केस आ गया है, हमारे ऑफिसर ने कॉल ली है और बताया गया कि खातून के साथ ये मामला पेश आया है, जुल्म हुआ है उसके ऊपर। हमारा ऑफिसर फिर यहाँ पे जो बैठा है, इस कंसोल पे बैठा हुआ है, उसने फिर मेक श्योर करना होता है कि पुलिस मौके पे पहुँचे और विक्टिम की जो है इनिशियल स्टेटमेंट ले। बाहर के ममालिक में हम सुनते हैं कि लाइव लोकेशन का भी एक फीचर होता है, तो यहाँ पर भी क्या वो फीचर मुतारिफ करवाया गया है? जी ऐसा ही है। वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन से जब भी हमारे साथ कोई विक्टिम कनेक्ट होता है तो उसकी लाइव लोकेशन हमारे पास आ जाती है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अमूमन ख़वातीन को नहीं आइडिया होता कि वो कौन सी रोड पर हैं। अगर आप किसी अननोन
इलाके पे हैं तो उनको फिर स्ट्रेस आउट होने की ज़रूरत नहीं है कि हम कहाँ पर हैं, हमें समझ नहीं आ रहा। हमारे पास अक्सर कंप्लेंट्स आती हैं कि भाई मुझे नहीं पता मैं इस वक्त कहाँ पे खड़ी हूँ, मुझे लोकेशन का आइडिया नहीं। लेकिन जब हमारे साथ वुमेन सेफ्टी ऐप के थ्रू कनेक्ट हुआ जाता है तो फिर वहाँ पे हमारे पास लाइव लोकेशन आ जाती है, और ना सिर्फ लाइव लोकेशन आती है, हमें ये भी पता चल जाता है कि जो हमारा कंप्लेनेंट है वो किस थाने की जुरिस्डिक्शन में खड़ा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर जो वॉल है, यहाँ पर की फीचर्स डिफाइन किए हुए हैं। यहाँ पर मैं पढ़ी हूँ, लिखा हुआ है अवॉइडिंग हैसल टू विजिट पुलिस स्टेशन, यानी किसी ने कंप्लेन कर दिया, उसे FIR रजिस्टर कराने के लिए या उसका एक्शन मालूम करने के लिए थाने के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अगर हमारे पास 15 पे कंप्लेंट आती है और कंप्लेनेंट कहती है कि इस वक्त मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं थाने का विजिट कर सकूँ, तो हम उसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पर ले लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस कॉल का भी फीचर है कि अगर हमारा जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो विक्टिम की कोई इनिशियल स्टेटमेंट लेना चाह रहा है और हमारी जो विक्टिम है वो थाने तक नहीं विजिट कर सकती, तो हम उनको वर्चुअली यहाँ पे ऑनलाइन कनेक्ट करवा देते हैं ओवर द कॉल, और हम यहाँ पे उनकी एप्लीकेशन ले लेते हैं। ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट है वर्चुअल पुलिस स्टेशन का कि अब आपको थाने के जो बार बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं वो आप नहीं लगाते। यहाँ पर अगर कंप्लेनेंट कॉल करता है तो उसको अपना नेम और एड्रेस रिवील करने की नहीं ज़रूरत। अगर यहाँ पे हमें कोई 15 पे कॉल आती है और वो कहती है कि मैं अपनी आइडेंटिटी हाइड करना चाहती हूँ, मैं नहीं जाहिर करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ मेरा काम हो भी जाए। हमने इस तरह के भी केसेस हैंडल किए हुए हैं कि एक हरासमेंट का केस है, कॉलर कह रही है कि मुझे मुसलसल हरासा किया जा रहा है, डिजिटली भी और मतलब फ़िज़िकली भी, तो हम मेक श्योर करते हैं कि अगर वो नहीं अपनी आइडेंटिटी जाहिर करना चाह रही तो हम उसका मामला इसी तरह हल करा दे, हम फिर उसकी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करते हैं। वुमेन सेफ्टी ऐप जो है, इसमें क्या क्या जो आप लोगों के फीचर्स है और यहाँ पर रिस्पांस कैसा है, सबसे पहले मुझे बताया। ख़वातीन इस्तेमाल कर रही हैं ये ऐप? जी, ख़वातीन का रिस्पांस बहुत अच्छा है। हमारी वुमेन सेफ्टी ऐप पे रोज़ हमारे पास ऑलमोस्ट 50 चैट्स मौसूल होती हैं और ख़वातीन हमें ट्रस्ट करके बहुत सारी मतलब अपने मसले को खुल के बताती हैं, क्योंकि उन्हें पता है यहाँ पे उनकी जो चैट रिसीव हो रही है वो एक फीमेल ऑफिसर ही रिसीव कर रही हैं, तो वो ज़्यादा कंफर्टेबली अपना मसला यहाँ पे बताती हैं। अभी एक डेमो वीडियो कॉल आपको करके दिखाते हैं कि जब इस वर्चुअल पुलिस स्टेशन में कॉल रिसीव की जाती है तो आगे से क्या एक्शन होता है यहाँ के स्टाफ का। मिस फरवा मुझे बताएगा कि कोई नंबर है आप लोगों का, कोई हेल्पलाइन नंबर है कि ऐप के थ्रू यहाँ पर कॉल रिसीव होती है वीडियो? वुमेन सेफ्टी ऐप के ऊपर वीडियो चैट का हमने फीचर ऐड किया है जिसके थ्रू आप यहाँ पे वीडियो चैट कर सकते हैं। उसके लिए स्पेशली आपको नंबर डायल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ वुमेन सेफ्टी ऐप डाउनलोड करनी है और उसके थ्रू आप हमारे साथ वीडियो चैट कर सकते हैं। ठीक है, अभी एक कॉल करके दिखाते हैं कि अगर कॉल यहाँ पे रिसीव होती है तो क्या क्या सवालात होते हैं, उसके बाद क्या एक्शन होता है यहाँ के स्टाफ का। अस्सलाम वालेकुम, वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन। जी मिस बताइए क्या हेल्प चाहिए आपको? मुझे आपसे हेल्प ये चाहिए कि मैं हॉस्टलाइज्ड हूँ और मेरे हॉस्टल के बाहर कुछ बॉयज़ आके खड़े हो जाते हैं डेली बेसिस पे। आज तो इवन वो ये कह रहे हैं कि आप अगर जब भी बाहर आओगी तो आपको हम किडनैप कर लेंगे। मैं बहुत थ्रेट में हूँ उनकी वजह से। परेशान ना, मुझे बताएं आपकी लोकेशन क्या है, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं जौहर टाउन से बात कर रही हूँ। मिस आपकी लोकेशन हमारे पास आ भी रही है ऐप के थ्रू, आप परेशान ना हो, पुलिस आपसे रब्ता करती है बहुत जल्द। कंप्लेन आप तक अब पहुंच गई है, इसके बाद क्या एक्शन होगा? पुलिस फोर्स यहाँ पर है कोई जो पहुंचेगी कि आप लोग पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट करेंगे? मैडम, जब यहाँ पे हम कंप्लेन नोट कर लेते हैं कंप्लेनेंट की, उसके बाद हम इस कंप्लेंट को पुलिस स्टेशन फॉरवर्ड कर देते हैं। सपोज़ अगर अभी जो हमारे पास कंप्लेंट आई है वो थाना टाउनशिप की है, टाउनशिप की पुलिस को हम ये डिस्पैच कर देंगे और उन्हें कहेंगे कि मौके पे जल्द से जल्द रिपोर्ट करें, हमारी कॉलर का ये मसला है, उनका ये नंबर है और मौके पे जल्द से जल्द वो हमें रिपोर्ट करें। पुलिस मौके पे पहुँचती है, कंप्लेनेंट की इनिशियल स्टेटमेंट वो लेती है, वहाँ से हमें रिपोर्ट बैक करते हैं कि हम पहुँच गए हैं मौके पर, हमने कंप्लेनेंट की कंप्लेंट नोट कर ली है, उसने हमें ये इनिशियल स्टेटमेंट दी है। फिर हम कॉलर से पूछते हैं कि अगर या तो मौके पे हमारा मामला हल करवाने की कोशिश करते हैं, अगर ना हो सके कंप्लेनेंट चाहे कि उसकी एप्लीकेशन दर्ज हो थाने में, मज़ीद वो कार्रवाई करवाना चाहिए, तो फिर पुलिस एप्लीकेशन उसकी सबमिट करती है। इस केस को हम तब तक फॉलो अप करते हैं जब तक कि मामला या तो हल ना हो जाए या फिर मामला कोर्ट तक ना पहुँचे। रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है? यूजुअली 10 मिनट में पहुँच जाती है। अच्छा, क्लोज केसेस इसमें तकरीबन 1200 के करीब है, FIR भी 185 रजिस्टर हो चुकी हैं और रिसीव केसेस टोटल 1849 है। बहुत, ये तो बेहतरीन जो सारी रिपोर्ट यहाँ पर नज़र आ रही है उसके मुताबिक मुझे लग रही है। सबसे ज़्यादा केसेस मुझे बताइए किस शहर से हैं और कौन कौन से शहरों से? रिस्पांस बिल्कुल नहीं आ रहा है या हर शहर से आ रहा है? रिस्पांस हमें तकरीबन हर शहर से ही आ रहा है। लाहौर में क्राइम रेट थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि लोगों में अवेयरनेस ज़्यादा है, लोगों को पता है। दूसरे अज़ला में यूजुअली लोग रिपोर्ट नहीं करते क्राइम को,
चुप बैठ जाते हैं या दूसरे मामला की वजह से नहीं करते। लेकिन लाहौर में अवेयरनेस क्योंकि ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा क्राइम हमारा रिपोर्ट होता है। मैक्सिमम को टाइम दिया जाता है मिनिमम के इतने दिन में केस सॉल्व हो जाएगा? ये डिपेंड करता है कि किस तरह एक केस को प्रोसीड किया जा रहा है। चलान यूजुअली 15 से 16 दिन में सबमिट होता है और एफआईआर, हमारा काम ये है कि एफआईआर जितनी जल्दी हो सके वो हो जाए। अब किसी इमरजेंसी सूरत हाल में केस रिपोर्ट करने के लिए थाने का चक्कर लगाना जरूरी नहीं, बल्कि वीडियो कॉल, लाइव चैट और लाइव लोकेशन शेयरिंग जैसे जदीद फीचर के जरिए आपका मसला हल करने की कोशिश की जाएगी। पाकिस्तान का पहला वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। तो बड़ा ही अच्छा इकदाम पंजाब हुकूमत की जानिब से, वेरी गुड इनिशिएटिव, और ख़वातीन के मामलात में काफ़ी आसानी होगी, बिलखसूस वो ख़वातीन जो वाकई जिन्हें खौफ आता है कि वो किस तरह से ख़ुद चल कर थाने तक जाएँ और अपनी कंप्लेन रजिस्टर्ड करवाएं, तो उनके लिए ये एक बड़ी अच्छी फैसिलिटी है और इससे मेरे ख्याल से वर्चुअली ज़्यादा से ज़्यादा लोग केटर भी किए जा सकते हैं। और असीम, अब जो ख़वातीन हॉस्टल में रहती है, इस तरह उन्होंने केस दिखाया अभी कि हॉस्टलाइज थी तो लोग जो थे वो तंग कर रहे थे। इसके अलावा ये होता है कि कुछ लोग अपने घर में भी महफूज नहीं होते, तो अगर मुश्किल महसूस करें तो ऐसी सिचुएशन में वो उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और उनकी जान बचाई जा सकती है। पाकिस्तानी टैलेंट की बात करेंगे शोबिस इंडस्ट्री में, वैसे तो टैलेंट की कोई कमी नहीं है, खास करके म्यूजिक की जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तान जैसे सिंगर्स दुनिया में कहीं मौजूद नहीं है। पाकिस्तानी सिंगर्स ने अपना लोहा मनवाया, चाहे वो प्लेबैक सिंगिंग हो, पॉप सिंगिंग हो, गज़ल गायकी हो या फिर क्लासिकल मौसीकी हो। तो अब नौजवानों में हम देखते हैं कि जी रैप का रुझान बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो इस वक्त पाकिस्तान की पहली खातून रैपर ऐश शारून हमारे साथ मौजूद हैं। ऐश, आपको वेलकम करते हैं। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग, आई एम गुड, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर गुड। ऐश, सबसे पहले तो अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएं, आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स अभी तक किए हैं? ऑलराइट, मैंने प्रोजेक्ट्स काफ़ी किए हैं, जिसमें से सबसे पहले मैंने कुछ फिल्म्स हैं उनकी प्लेबैक सिंगिंग की है, जिसमें से पर्ची है जिसका टाइटल ट्रैक मैंने गाया है। उसके बाद मैंने पीटीवी के साथ 45 टॉपिक्स पे जो है वो रैप टॉपिक्स पे काम किया है। उसके बाद फिर मैंने अपनी नेक्स्ट एल्बम रिलीज़ की है, पैशन। उसके बाद मैंने एक और एल्बम अपनी रिलीज़ की है, थॉट्स, बंदिया, लव नोट। क्या बात है। तो ऐश, अच्छा, रैप की तरफ कैसे हैं आप? हाँ, मैं भी। ऑलराइट, सो रैप की तरफ मैं ऐसे आई क्योंकि मैंने ये देखा कि फ़ीमेल रैपर पाकिस्तान में नहीं थी। आजकल की जो हमारी ये समझ लें कि जो यंग आवाम है, जो लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा शौक़ से रैप सुनते हैं। मतलब हर बंदा कहता है कि किसी ना किसी गाने में रैप का टेस्ट लाजमी होना चाहिए, चाहे वो सैड गाना हो, चाहे वो लव गाना हो या फिर किसी भी टाइप का गाना हो। तो दैट्स वाई मैंने देखा और मैंने बोला कि यार रैपर जो है वो पाकिस्तान में नहीं है और मुझे स्टार्ट ले लेना चाहिए फीमेल रैपर की। हाँ, मैं ये कहने लगी थी कि आप पाकिस्तान में पहली खातून रैपर हैं, और जब आपने सोचा कि मैं रैप करूँगी तो फैमिली का क्या रिस्पॉन्स था? स्टार्टिंग में फैमिली का रिस्पॉन्स तो यही था कि क्या कर रही हो क्या गा रही हो, क्या बोल रही हो। ये नहीं कहा कि अच्छा ये तो कर रही हो, इसके अलावा क्या करोगी? हाँ, मैं अपने बाबा के सामने इस तरह तेज़ बोलती थी और मेरे बाबा मुझे कहते थे कि यार क्या कर रही हो, मतलब क्यों, ये क्या है। तो फिर मैंने अपने बाबा को सुनाया कि ये रैप है, कार्डी बी को सुनाया, एक दो और सिंगर्स थे, इंग्लिश रैपर्स थे, उनको सुनाया। फिर मैंने अपनी मदर को बताया, तो फिर उन्होंने कहा यार वाकई में ये तो कुछ यूनिक चीज़ है, कुछ नया है, तो यार यू शुड गो फॉर इट। तो फिर मैंने, तो आपका फेवरेट रैपर कौन है? जो है किसको इंस्पिरेशन किससे लिया आपने? अच्छा, इंस्पिरेशन मेरी काफ़ी हैं, लेकिन मैंने सबसे पहले बोहेमिया को सुना, उसके बाद कार्डी बी है, NF रियल है। तो मैंने सबसे पहले कवर भी बोहेमिया का एक गाना है, एक तेरा प्यार, वो किया था। और फिर मैंने बाद में भी जो है मैंने सिद्धू को काफ़ी सुना, सिद्धू मूसेवाला को, एक इंडियन रैपर है, एमिवे को सुना काफ़ी मैंने जी। तो ऐश, आपने टूपाक नहीं सुना? टूपाक क्यों नहीं? ठीक है, तो आपने सुनाए फिर कोई रैप अगर आपने करना है तो आपने टूपाक नहीं सुना, तो हम चाहते हैं फिर आप सुनाएं जरा रैप हमें। हाँ, बिल्कुल, मैं आपको रैप सुनाऊंगी। उससे पहले मैं बताना चाहूँगी ऑडियंस को कि ये जो रैप मैं भी करने लगी हूँ, ये एक सूफीज़म का रैप है। मतलब मैंने इसके अंदर एक सूफीज़म की कुछ बातें की हैं, बुल्ले शाह से इंस्पायर होकर मैंने ये रैप बनाया है, और पाकिस्तान में अभी तक मैंने नहीं सुना। तो ऐश, आप कौन सा रैप सुनाने जा रही हैं? मैं आपको एक सूफ़ी रैप सुनाने जा रही हूँ, जो मैंने बुल्ले शाह से इंस्पायर होकर लिखा है।
और इसमें मैंने रब की ज़ात के बारे में बात की है और इंसान के बारे में बात की है कि इंसान कुछ भी नहीं है, सब कुछ अल्लाह है और वही रहने वाला है, और आप कुछ भी नहीं है, आप कोई नहीं है कि आप किसी को पनिशमेंट दें, सिर्फ अल्लाह है जो पनिशमेंट दे सकता है। जबरदस्त। ओके। केड़ी शैदी अकड़वे बंदिया की है तेरे पल्ले बंदिया, ऐब किसी का बेनिकाब न कर, खुदा कर लेगा खुद तू हिसाब न कर, बत बत पे यूं एहसान जताने वाले अपनी नेकियां खराब न कर, मुकामे नुकता बदल गया मेरा, निखर रहा था सब बिखर गया मेरा, हिसाब से जीऊंगी जिंदगी में अपनी के कितनी गलती पता चल गया मेरा, इश्क को पी जा इश्क उतार अंदर, तू बाकी ना रहेगा बस यार अंदर। वाह वाह वाह, क्या बात, क्या बात है, बड़ा जबरदस्त। ये आपने खुद लिखा है? थैंक यू जी, मैंने खुद लिखा है और इसमें मैंने ये कहा है कि तू जो है वो नहीं बाकी रहेगा, सिर्फ अल्लाह की ज़ात बाकी रहेगी, सिर्फ खुदा बाकी रहेगा। समझने के लिए ना थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि बहुत फास्ट है, तो भी समझना पड़ता है कि क्या कह रही हैं आप। तो ये आपको याद कैसे रहता है? हमें तो समझते हुए इतना वक्त लग रहा है। एक्चुअली ये मैंने खुद लिखा है तो शायद ये भी एक बात है, और दूसरा ये एक टैलेंट है मेरे अंदर रैपिंग का कि मैं रैप कर सकती हूँ, तो शायद इसलिए मुझे याद रहता है। तो ऐश, ये कब आपने डिस्कवर किया अपना टैलेंट? आप बचपन में जब कभी स्कूल थी, स्कूल कॉम्पिटिशन में भी पार्टिसिपेट करती थी, वहाँ पे भी सिंगिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया आपने? जी बिल्कुल, मैं सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती थी और तब मैं रैप नहीं करती थी, मैं सिर्फ गाने गाती थी। अच्छा। और मैं अपने ग्रेजुएशन तक गाने ही गाती रही हूँ और बाद में मैंने ये देखा है कि मैं रैप भी कर सकती हूँ और फिर मैंने रैप करना स्टार्ट किया। हमें ये पता चला है कि आप माशरती वाक़यात पर ज़्यादा लिखती हैं, इसकी क्या वजह है? जी बिल्कुल, मैं लिखती हूँ अपनी ज़िंदगी पे। मैंने अपनी पूरी ईपी, पूरा एल्बम आउट किया है जिसमें थॉट्स, तस्वीर, लव नोट और ये रुल्दे नवाब गाने हैं। वाकई में मैं लिखती हूँ क्योंकि मैं समझती हूँ कि हमारी जो आवाम है उनकी ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं है कि खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, कहीं ना कहीं किसी की ज़िंदगी में बुरा वक्त भी आता है, किसी की ज़िंदगी में अच्छा वक्त भी आता है। तो मैं हर हिसाब से गाने बनाती हूँ ताकि हर बंदे के हिसाब से उसके हिसाब का टेस्ट हो, ताकि वो पसंद करे और वो सुने। अच्छा, अगर कोई और लड़की आपकी तरह रैपर बनना चाहती है तो आप क्या मशवरा देंगे उसको? अगर मेरी तरह रैपर बनना चाहती है तो मैं उसको यही मशवरा दूंगी कि अपने ड्रीम्स के लिए लाजमी स्ट्रगल करो, अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को अपने साथ लेके चलो और इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होगी, क्योंकि ड्रीम्स जो हैं वो हर इंसान का ख्वाब होता है और कभी भी ख्वाब टूटने नहीं चाहिए। अच्छा ऐशा, हमें ये भी पता चला कि आपको एक अवार्ड भी मिला है रिसेंटली, तो उस हवाले से भी बताएं हमें। एक्चुअली आई गोट नॉमिनेटेड फॉर लक्सटाइल अवार्ड। मेरे 2 गाने नॉमिनेट हुए थे 2 कैटेगरीज में। तो या दैट्स द थिंग, मुझे पता नहीं था कि बंदिया या फिर पैशन जो है वो नॉमिनेट हो जाएंगे, लेकिन जब हुए तो आई वाज सो हैप्पी। और ये भी मेरे लिए एक ये समझ लें कि खुशी की बात है। आप नॉमिनेट हुई हैं, अभी अवार्ड नहीं मिला आपको। आपको नेक्स्ट टाइम मिले, अगर आप नॉमिनेट हो चुके हैं तो नेक्स्ट टाइम आपको अवार्ड भी मिले। तो ऐसे ही बताइएगा कि म्यूजिक है या कुछ भी आर्ट की कोई भी अगर हम फॉर्म लेते हैं तो वो बगैर क्रिएटिविटी के नहीं हो सकती। तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक एनवायरनमेंट चाहिए होता है, कोई साजगार माहौल चाहिए। किस तरह का एनवायरनमेंट आपको पसंद है, कब आमद होती है? कितना रियाज करती है? बिल्कुल ऐसा ही है। एक्चुअली मैं अपने आप को कमरे में बंद कर लेती हूँ। मैं सबको कहती हूँ निकल जाओ कमरे से, बाहर चले जाओ, और मैं अपने हिसाब का माहौल बनाती हूँ। और घर के अंदर मेरा अपना एक घर होता है और जिसके अंदर मैं लिखना शुरू करती हूँ। अच्छा, वैसे रैप का रियाज कैसे करती हैं? क्या लिखती हैं लिरिक्स, फिर उसको मिटाती हैं, फिर दोबारा लिखती हैं, फिर उसको रैप करके देखती हैं? होती क्या है प्रैक्टिस बेसिकली? मैं एक्चुअली बिल्कुल सच बोलूँगी, मैं कभी कभार अगर कोई खाना बना रही होती हूँ तभी अचानक लाइंस मेरे माइंड में आ जाती हैं और मैं फ़ौरन लिख लेती हूँ। या मैं कुछ काम कर रही होती हूँ, कुछ भी कर रही होती हूँ, लाइंस अचानक से मेरे माइंड में आती हैं और मैं लिख लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे कहीं स्पेशल बैठना पड़ता है। ऐश, हमारे प्रोड्यूसर पूछ रहे हैं, बड़ा ज़रूरी सवाल है, और वो ये पूछ रहे हैं कि जैसे नॉर्मल सिंगिंग के लिए रियाजत होती है सारे गामा, तो रैप के लिए क्या, किस तरह का सारे गामा पादा नहीं सा, ऐसी कोई रियाजत होती है? वाह अजीम, आपने भी अच्छा किया। फिर करके दिखाएं। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं,
ऐसा नहीं है। रैप के लिए आपको आमद भी होती है, लेकिन आपको रैप के लिए ना प्रॉपर, लोग कहते हैं कि जो रैपर्स हैं वो सिंगिंग नहीं कर सकते और जो सिंगर्स हैं वो रैपर नहीं बन सकते, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरा जो नेक्स्ट एल्बम आ रहा है उसके अंदर 4 गाने हैं जिसके अंदर बिल्कुल रैप भी नहीं है। मतलब मैं सिंगर भी हूँ और मैं रैपर भी हूँ। क्या बात। तो मुझे वो चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मतलब मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो आई कैन डू बोथ। तो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप फैमिली फंक्शंस वगैरह पे जाती हैं या दोस्तों की शादी वगैरह पे जहाँ के जाती हैं, वहाँ पे तो लोग डिमांड करते होंगे कि जी सुनाएं, कुछ रैप करके सुनाएं। इट डिपेंड्स। वैसे कभी बोला तो नहीं है किसी ने, क्योंकि यू नो बहुत कम ही होता है। अभी मैं किसी शादी पे गई हूँ, ज़्यादातर मैं अपने काम में ही बिजी होती हूँ। हाँ, बट नेक्स्ट इन फ्यूचर किसी ने मुझे बोला तो आई विल। चलिए, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं ऐश, मज़ीद आगे बढ़े, कामयाब हों और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। हमारे प्रोड्यूसर के अंदर भी आपको देखने के बाद रैपर जागे और वो मेरे कान में नॉन स्टॉप रैप कर रहे हैं कि अब चलिए, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो ये वाले मसाइल तो फिर होते हैं ना, जब किसी को कोई चीज़ पसंद हो और वो ना बन सके तो फिर वो चीज़ें इस तरह सामने आती है। जैसे हमारे प्रोड्यूसर रैपर बनना चाहते थे लेकिन वो नहीं बन सके। तो आज के प्रोग्राम से मैं दीजिए इजाज़त। हम लोग आफ्टर प्रोग्राम रैप करेंगे, पूरी टीम मिलके इकट्ठी। तो हमें इजाज़त दीजिए, अपना अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।